भाई लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो यार, और सब्सक्राइब भी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर आर्यन ने ड्रैगन ब्लड एसेंस हासिल कर लिया तो वो अपने चाचा जी और दादाजी के साथ साथ सिंह परिवार के बाकी योद्धाओं को भी ताकतवर बनाने में मदद कर सकता था। उस समय पूरे फायर ग्लास शहर में कोई भी सिंह परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा और आर्यन को भी सिंह परिवार का कुलपति बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब सोचकर उसने अपना मन बना लिया कि उसे किसी भी हालत में ड्रैगन ब्लड एसेंस ढूंढना होगा। जब वो अपने छप्पर वाले घर में वापस पहुंचा तो रूबी ने एक प्यारी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और खुशी से कहा, यंग मास्टर, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ही सभी लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि वो मैदान में नहीं गई थी, लेकिन उसने आर्यन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी थीं। आर्यन का नाम पूरे फायर ग्लास शहर के बच्चे की जुबान पर था। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यंग मास्टर कब सुंदर नहीं था। चलो छोड़ो, मुझे बताओ वो कहाँ हैं? रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन छाया घर में है। उसका नाम छाया है? आर्यन थोड़ा हैरान हुआ और कहा, यह नाम वास्तव में बुरा नहीं है। इसके बाद आर्यन कमरे में गया, बिस्तर पर लेटी छाया को देखा और धीरे से कहा, सबसे उच्च श्रेणी की हील पिल जिसे मैंने बनाया था उसे पहले ही तुम्हारी चोटों को ठीक कर देना चाहिए था, है ना? मेरे सामने दिखावा मत करो, उठो। उच्च श्रेणी हील पिल के औषधीय गुणों के बारे में आर्यन किसी और की तुलना में बेहतर तरीके से जानता था। छाया हैरान रह गई। वो तुरंत खड़ी हो गई, आर्यन की ओर देखा और कहा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, है ना? आर्यन ने उसकी ओर देखा। चूंकि उसने तंग कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसकी आकृति पूरी तरह से प्रकट हुई। उसके पतले पैर, छोटी कमर और दो चोटियां उसकी छाती से निकल रही थीं। उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था, लेकिन नकाब के नीचे निश्चित रूप से एक अद्वितीय चेहरा था। आर्यन को भी उसका चेहरा देखने में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने कहा, अपना नकाब उतार दो। छाया चकित हो गई और हिचकिचाते हुए आर्यन की ओर देखने लगी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह क्या है? क्या तुम अभी से मेरा आदेश नहीं मानोगी? तो फिर मैं भविष्य में तुम पर विश्वास कैसे करूंगा? इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारा मास्टर पहले ही मेरे हाथों से मर चुका है, इसलिए तुम आजाद हो। चलो चलते हैं। यह कहने के बाद वो मुड़ गया और कमरे से बाहर जाने लगा। रुको, छाया ने बड़ी मुश्किल से कहा। धीरे से अपना नकाब उतारते हुए उसका दाहिना हाथ कांप रहा था। उसने आर्यन को एक अजीब भाव के साथ देखा। उसका चेहरा देखकर आर्यन हैरान रह गया और अपने मन में सोचने लगा, यह वास्तव में एक अद्वितीय चेहरा है, लेकिन उसका भाव अजीब क्यों है? उस अद्वितीय चेहरे के साथ एक गर्म शरीर इतना सुंदर था कि आर्यन का दम घुट रहा था। इसके अलावा यह उस तरह की ठंडी सुंदरता थी जो एक हिमखंड की तरह थी। फिर आर्यन ने कहा, अपने इस यंग मास्टर के लिए एक बार मुस्कुराकर दिखाओ। छाया ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। अंत में उसके मुंह का कोना मुड़ गया और वो हल्के से मुस्कुरा दी, बस एक पल के लिए। फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और कहा, नकाब भी उतार दिया और मैंने मुस्कुरा भी दिया, क्या अब ठीक है? हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, जैसे कि यह शाश्वत थी। आर्यन ने उदासीनता से कहा, आज से तुम मेरी छाया हो। तुम अपना पर्दा केवल मेरे सामने हटा सकती हो और तुम्हारी मुस्कान भी केवल मेरे लिए होनी चाहिए। इसके बाद उसने अपनी छाती से एक तकनीक निकाली और उसे छाया के हाथों में फेंक दिया। फिर वो मुड़ गया और वहां से चला गया। छाया ने अपने हाथ में तकनीक को देखा और थोड़ा हैरान हुई। काला जादू तकनीक? आर्यन की पीठ को देखते हुए छाया हिल गई। काला जादू तकनीक हमेशा से एक ऐसी तकनीक रही है जिसे वो विकसित करना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने बिना पलक झपकाए उसे वो दे दी। शाही परिवार, शाही मंदिर। यह स्थान शाही परिवार के पूर्वजों की पूजा करने के अलावा उनका प्रमुख स्थान भी था। शाही मंदिर के नीचे एक विशाल गुप्त प्रशिक्षण कक्ष था,
गुप्त कमरे में एक सुनहरे ड्रैगन ने अपने दांतों को खोला और अपने पंजों को लहराया। वो अतुलनीय रूप से क्रूर था, जैसे कि वो किसी भी चीज को निगल सकता था। ड्रैगन के सिर के नीचे एक टूटी हुई ब्लेड का आधा हिस्सा स्थापित किया गया था। उस टूटी हुई ब्लेड से एक अहंकारी और दबंग आभा निकल रही थी, और यहाँ तक कि क्रूर ड्रैगन का सिर भी उससे डर रहा था। यह टूटी हुई ब्लेड का आधा हिस्सा कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन स्लेयर का शेष आधा हिस्सा था। रत्न सिंह के पिताजी और राजकुमारी इरा के दादाजी रविकांत ने जमीन पर घुटने टेक दिए और धीमी आवाज में कहा, महान पूर्वज, ड्रैगन स्लेयर का दूसरा आधा हिस्सा सिंह परिवार को मिल गया है। जिस महान पूर्वज का रविकांत ने जिक्र किया था, वो 100 वर्षीय व्यक्ति था जो पैर मोड़कर बैठा था। जब उसने 2 शब्द ड्रैगन स्लेयर सुने तो उसकी भौहों के बीच एक भयावह दृष्टि दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसकी आकृति भूत की तरह गायब हो गई। अगले ही पल वो रविकांत के सामने दिखा और उत्साहित भाव के साथ कहा, क्या वो सच में दिखाई दिया है? जैसे ही उसने यह कहा, युद्ध बुजुर्ग की आभा उसके शरीर से निकलकर बाहर फैल गई, जिसे सहन करने में रविकांत असमर्थ था। उसका शरीर कांपने लगा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है वो सिंह परिवार के एक यंग मास्टर आर्यन नामक लड़के को मिला है। हाँ, आखिरकार वो आ ही गया। मुझे पता था कि वो एक ना एक दिन जरूर दिखाई देगा। महान पूर्वज उन्मादी ढंग से हंसा। उसकी आकृति धुंधली हो गई और ड्रैगन स्लेयर के आधे हिस्से के सामने दिखने लगी। विंग ड्रैगन स्लेयर के आधे हिस्से ने एक अभिमानी और दबंग ब्लेड शक्ति को छोड़ दिया। ब्लेड शक्ति एक खूनी रोशनी की तरह थी, क्योंकि वो पागलपन से बाहर निकल रही थी। मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। ड्रैगन स्लेयर के भीतर एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा हुआ है और सभी पूर्वज हजारों वर्षों से इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। जब तक हमें शेष आधा हिस्सा नहीं मिलता, हम उस रहस्य का पता नहीं लगा सकते हैं। यह रहस्य संभवतः ड्रैगन देवता का रहस्य है और संभवतः आरोही के शिखर तक पहुंचने का रहस्य है। महान पूर्वज पागलों जैसी बात कर रहा था। शायद वो बेहद उत्साहित था। फिर वो महान पूर्वज रविकांत के पास आया और कहा, उस समय ड्रैगन स्लेयर गॉड ने 3 दिन और 3 रातों तक दुष्ट दिमन संप्रभु के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रैगन स्लेयर का इस्तेमाल किया और दुष्ट दिमन संप्रभु को मारने के लिए इसी ड्रैगन स्लेयर पर भरोसा किया। ड्रैगन स्लेयर बहुत मजबूत है। दूसरा हिस्सा प्रकट होने का मतलब है कि हमारे शाही परिवार की स्थिति खतरे में है। हमारे पूर्वजों ने ड्रैगन स्लेयर गॉड को 7 दिन और 7 रातों तक गठन में फंसाने के लिए अपरिहार्य जाल सामरिक विधि स्थापित की थी और अंत में उसे मार डाला। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन स्लेयर गॉड वास्तव में अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके ड्रैगन स्लेयर को 2 हिस्सों में तोड़ देगा और एक हिस्से को फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला की गहराई में फेंक देगा। इन रहस्यों के संबंध में जानकार रविकांत बेहद हैरान था। वो केवल इतना जानता था कि ड्रैगन स्लेयर गॉड को उनके पूर्वजों ने मिलकर अपरिहार्य जाल गठन में फंसाकर मार डाला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन गॉड वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। अपरिहार्य जाल गठन शाही परिवार की नींव थी। यह एक प्राचीन अशुभ गठन था। ड्रैगन स्लेयर गॉड के लिए 7 दिन और 7 रातों तक लड़ने में सक्षम होने के लिए इस ड्रैगन ब्लेड की शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। इसके अलावा उस लड़ाई के बाद से अपरिहार्य जाल गठन खो गया था। हजारों वर्षों से यह ठीक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपनी आधी शक्ति भी हासिल नहीं की थी। रविकांत ने शांत होकर कहा, महान पूर्वज, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? ड्रैगन ब्लेड एक सर्वोच्च हथियार था। यह शाही परिवार की नींव को खतरे में डाल सकता था। इस तरह की चीज को या तो स्वयं नियंत्रित किया जा सकता है या यह हमेशा के लिए गायब हो सकता है। महान पूर्वज ने अपनी आंखें नम कर लीं। क्या आर्यन हासिल कर पाएगा ड्रैगन स्लेयर का दूसरा हिस्सा या फिर करने वाला था वो किसी बड़ी मुसीबत का सामना? महान पूर्वज, खूनी ड्रैगन भी एकांत से बाहर आ चुका है। उसकी शक्तियां भी युद्ध सम्राट स्तर पर पहुंच चुकी हैं। मुझे डर है कि हमारे लिए सिंह परिवार से निपटना मुश्किल होगा। युद्ध सम्राट? वज्रनाथ सिंह महान पूर्वज की आंखें हिल गईं और उसने कहा,
उसके ड्रैगन ब्लड की शुद्धता केवल 75% थी। फिर युद्ध सम्राट कैसे? रविकांत चौंक गया और बोला, महान पूर्वज, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जबरदस्ती शक्तियों को बढ़ाकर युद्ध सम्राट के दबाव का इस्तेमाल किया हो? मेरी समझ के अनुसार सिंह परिवार के एक योद्धा को युद्ध सम्राट की शक्तियां हासिल करने के लिए ड्रैगन ब्लड की शुद्धता को 80% तक पहुंचाना जरूरी है। और वजरनाथ सिंह में इस तरह की क्षमता नहीं है, लेकिन यह बस एक अंदाजा है। महान पूर्वज ने भी निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। सिंह परिवार बहुत मजबूत था और ड्रैगन ब्लड में भी बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं। हजारों साल पहले सिंह परिवार में बहुत सारे एलिट योद्धा और युद्ध सम्राट थे। उनका हमेशा से ऐसा अस्तित्व रहा है, जिससे शाही परिवार सबसे ज्यादा डरता था। इसके बाद महान पूर्वज ने रविकांत से कहा, मेरा आदेश शिशुपाल तक पहुंचाओ। पिछले कुछ सालों में उसकी शक्तियां युद्ध बुजुर्ग के लेवल 7-8 स्तर तक पहुंच चुकी होंगी। वो खूनी ड्रैगन की शक्तियों का पता लगाएगा। रविकांत ने तुरंत जवाब दिया, जी महान पूर्वज। वैसे अभी तुमने क्या कहा था कि ड्रैगन स्लेयर का दूसरा अधूरा हिस्सा सिंह परिवार के एक यंग योद्धा के हाथों में है? महान पूर्वज ने पूछा। रविकांत ने जवाब दिया, जी महान पूर्वज, वो सिंह परिवार के वर्तमान यंग मास्टर आर्यन नामक योद्धा के हाथों में है। वो बस एक कचरा है जिसका ड्रैगन ब्लड नष्ट हो चुका है। सिंह परिवार का यंग मास्टर महान पूर्वज की आंखों में एक भयानक झलक दिखी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, उससे निपटने के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या साल के अंत में भोज नहीं होने वाला है? रविकांत ने तुरंत समझ लिया कि महान पूर्वज का क्या मतलब था और कहा, मैं समझ गया महान पूर्वज। ड्रैगन स्लेयर, मुझे उसे लेना ही होगा। महान पूर्वज ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। फिर ड्रैगन स्लेयर के अधूरे हिस्से की ओर देखते हुए एक गंभीर आवाज में कहा, आखिर तुम कौन सा रहस्य छिपा रहे हो? पिछले कुछ दिनों से आर्यन लगातार अपनी सभी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, खासकर ड्रैगन स्लेयर तकनीक। भाग्य के आशीर्वाद के बिना उसके 7 वारों की शक्तियां पहले से अधिक बढ़ चुकी थी और प्रत्येक वारों के साथ लगातार 150 कट मारे जा सकते थे। पहाड़ तोड़ मुक्का भी तेजी से प्रगति कर रहा था। हालांकि उसकी शक्तियों के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया था। इस वक्त आर्यन टॉडिंग स्किल का अभ्यास कर रहा था, जो केवल 2 मिनट तक सक्रिय रह सकती थी। उसका समय बढ़ाने के लिए वो पागलपन से अभ्यास कर रहा था, ताकि उसका स्तर बढ़ाकर समय सीमा बढ़ाई जा सके। लगभग 2 घंटे और अभ्यास करने के बाद उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन बधाई हो, तुम्हारी टॉडिंग स्किल का स्तर लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 का हो चुका है। टॉडिंग स्किल आखिर लेवल 3 पर पहुंच गई है। आर्यन गुप्त रूप से अपने दिल में बहुत उत्साहित था। इसके बाद उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर अपनी स्थिति की जांच की। योद्धा आर्यन सिंह, तरह युद्धात्मा लेवल 2, स्किल टोडिंग स्किल लेवल 3, ड्रैगन स्लेयर तकनीक लेवल 2, पहाड़ तोड़ मुक्का लेवल 1, हकीम कौशल लेवल 6, तालिस्मानी तकनीक लेवल 4, अल्टीमेट स्किल दाहिने हाथ की जादुई शक्ति। एक वार से युद्धराज लेवल 6 से निचले स्तर के किसी भी योद्धा को मारा जा सकता है, लेकिन सक्रिय होने के बाद 3 मिनट की समय सीमा के अंदर। EXP पॉइंट्स 4300, फुल स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स, लक मूल्य 10 पॉइंट्स, सिस्टम पॉइंट्स 1600 पॉइंट्स डेविल कल्टीवेटर के लिए बदला जा सकता है। युद्ध पेट स्नो वाइट, धिक्कार है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मुझे अपनी शक्तियों का स्तर जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। आर्यन ने अपने वर्तमान शक्तियों के स्तर से काफी निराश था। यार, इस टॉडिंग स्किल का अभ्यास करना इतना मुश्किल क्यों है? अब मुझे चौथे लेवल पर पहुंचने के लिए 50,000 EXP पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, आर्यन ने खुद से झुंझलाते हुए कहा। इसके अलावा उसे अभी भी हकीम कौशल का लेवल बढ़ाने की जरूरत थी, ताकि वो लेवल 7 की उच्च श्रेणी की गोलियां बना सकें। लेकिन उसके लिए भी EXP पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। बिना EXP पॉइंट्स के वो अपनी किसी भी स्किल का स्तर नहीं बढ़ा सकता था। EXP
पॉइंट्स को बस 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता था। पहला, डिमन बीस्ट या इंसान की हत्या करने के बाद। दूसरा, हकीम कौशल या तालिस्मानी कौशल में बार बार विफल या सफल होने पर। लेकिन दूसरे तरीके में लंबा समय लगता था, क्योंकि हर कोशिश के बाद उसे केवल 1 पॉइंट मिलता था। फिर उसने अपने दिल में कहा, क्या मुझे फिर से फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में जाने की जरूरत है? तभी उसे कुछ भयानक शक्तियां महसूस हुई जो सीधे वजरनाथ सिंह के आंगन की ओर बढ़ रही थी। आर्यन की शक्तियां महसूस करने की क्षमता औसत योद्धा की तुलना में बहुत अधिक थी। यह उसकी विशेष क्षमता थी। कुछ सेकंड बाद वजरनाथ सिंह के आंगन के ऊपर हवा में एक तेज आवाज हुई, हाँ। वजरनाथ सिंह, मैंने सुना है कि तुम युद्ध सम्राट स्तर पर पहुंच चुके हो। बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। तुम्हारे साथ खेलने के लिए शिशुपाल आया है। हाँ शिशुपाल, क्या तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत थी। अगर तुम्हें खेलना ही था तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। इसी के साथ वजरनाथ सिंह के आंगन से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। एक पल बाद एक छाया हवा में उड़ती हुई नजर आने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि वजरनाथ सिंह था। इस तरह की खतरनाक शक्तियों का प्रदर्शन केवल एक युद्ध बुजुर्ग कर सकता था। इसके अलावा उन्हें हवा में उड़ने और तैरने के लिए किसी पंख या आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती थी। शिशुपाल एक पल के लिए चौंक गया, फिर बुरी तरह से हंसा और कहा, खूनी ड्रैगन, मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि तुम बस लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग स्तर पर होगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कई सालों से मुकाबले के लिए कोई टक्कर का बंदा नहीं मिला। मुझे आशा है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे। क्या? वजरनाथ सिंह उसकी बात सुनकर हैरान था। चलो फिर अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। वजरनाथ सिंह, तुम हमेशा से एक अहंकारी योद्धा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मुकाबले का प्रस्ताव ठुकराओगे नहीं। हाँ, केवल हवा में उड़ान भरना और लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वजरनाथ सिंह एक युद्ध सम्राट स्तर का योद्धा है या नहीं। यह कारण था कि शिशुपाल वजरनाथ सिंह को उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी असली शक्तियों का पता लगाया जा सके। लेकिन यह दूसरी बात थी कि वो खुद एक लेवल 8 युद्ध बुजुर्ग स्तर का योद्धा था। अगर वास्तव में वजरनाथ सिंह की शक्तियां लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग की ना होकर युद्ध सम्राट की हुई तो उसे कोई नहीं बचा सकता था। इससे पहले वजरनाथ सिंह कुछ बोल पाता, शिशुपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे जैसे एक बेकार इंसान को केवल घायल करूंगा। सच में मेरा तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर वजरनाथ सिंह के माथे पर सिलवटें पड़ गई, आंखों में ज्वालामुखी की तरह गुस्से का लावा फूट पड़ा और उसके शरीर से एक युद्ध बुजुर्ग की खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर वो एक गहरी आवाज में चिल्लाया, शिशुपाल, क्योंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब उसने परीक्षा वाले दिन मैदान में युद्ध सम्राट की शक्तियों का दबाव इस्तेमाल किया था तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसकी शक्तियों का पता लगाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। उसे यहाँ तक भी उम्मीद थी कि ऐसा करने वाला या तो शाही परिवार या वैदिक परिवार से होगा। हालांकि वजरनाथ सिंह को यह उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार इतनी जल्दी कदम उठाएगा और शिशुपाल जैसे एक युद्ध बुजुर्ग को भेज देगा। तभी नंदीश भी जल्दी से आंगन में पहुंच गया और अपनी पूरी ताकत से छत की ओर कूदा। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, सीनियर, क्योंकि आप खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। शिशुपाल ने नंदीश की ओर देखा भी नहीं और हंसते हुए कहा, यह देखकर कि तुम मुझे सीनियर कहकर पुकार रहे तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे जैसे एक कीड़े के पास मुझसे मुकाबला करने की योग्यता नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, शिशुपाल के शरीर से लेवल 8 युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां बाहर निकलने लगी और उसके पूरे शरीर को एक कवच की तरह ढक लिया। आखिर क्या होगा शिशुपाल और वजरनाथ सिंह के बीच के मुकाबले का नतीजा? क्या शिशुपाल मुकाबला जीत जाएगा या वजरनाथ सिंह को फिर से युद्ध सम्राट की शक्तियां मजबूरन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी? फिर उसने एक शक्तिशाली मुक्का बनाया और लड़ाई शुरू करने के लिए वजरनाथ सिंह की ओर दौड़ा
और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता? वज्रनाथ सिंह अपनी जगह से एक कदम तक नहीं हिला। उसके शरीर में शक्तियां बढ़ते जा रही थी और उसका शरीर लगातार शक्ति प्रभाव की आवाजें निकाल रहा था। उसके शरीर में ड्रैगन ब्लड की शक्तियां भी उबलने लगी थी। ड्रैगन पंजा। इसके बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली उठाई, जिसमें से एक ड्रैगन की गर्जना सुनाई देने लगी थी और उसकी हथेली में शक्तियों के प्रभाव से ड्रैगन की शक्तियां बाहर निकलने लगी थी। शिशुपाल ने लगभग उबासी लेते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इतना ही है? फिर उसने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और उसमें शक्तियां बहाते हुए अपनी ओर आ रहे ड्रैगन पंजे पर हमला। रेजिंग सी फिस्ट। बूम बूम बूम। उग्र समुद्र गर्जना कर रहा था, जैसे कि वो पहाड़ों को धूल में मिला सकता है और समुद्रों को पलट सकता है। शिशुपाल की मुट्ठी में समुद्र की शक्तियां समाहित हो गई थी और अगले ही पल उसका रेजिंग सी फिस्ट हमला ड्रैगन पंजे से जा टकराया, जिससे ड्रैगन दर्द से कराह उठा। शिशुपाल के रेजिंग सी फिस्ट ने ड्रैगन पंजे को जकड़ लिया था और उसे धूल में मिला दिया था। हा, क्या सिंह परिवार की लेवल 7 तकनीक में केवल इतना ही दम था? हालांकि शिशुपाल ने उसका मजाक बनाया था, लेकिन ड्रैगन पंजे के हमले की वजह से उसका रेजिंग सी फिस्ट भी धुंधला पड़ गया था और उसका हाथ सुन पड़ गया था। फिर उसने मन में सोचा, जैसा कि ड्रैगन पंजे से उम्मीद थी, अगर यह थोड़ा भी मजबूत होता तो मुझे डर है कि मैं हारने वाला था। पलक झपकते ही शिशुपाल का शरीर धुंधला पड़ गया और तुरंत वज्रनाथ सिंह के सामने दिखाई दिया। फिर उसने हंसते हुए कहा, उग्र समुद्र की लहर। आकाश में अंधेरा छा गया, हवाएं तेज और ठंडी हो गई। एक विशाल समुद्री लहर आकाश से सीधे वज्रनाथ सिंह के सिर की तरफ बढ़ने लगी। वज्रनाथ सिंह की भौहें भी तुरंत सिकुड़ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, ड्रैगन एलिफेंट ब्रेक। उसकी हथेलियां धुंधली हो गई, जैसे ड्रैगन ब्लड की पूरी शक्तियां उसके एक हाथ की हथेली में समा गई हो। फिर उसने अपनी हथेली उठाई और विशाल समुद्री लहर को निशाने बनाते हुए हमला किया। बाम बूम बाम बूम। हमालों की आवाजों ने आसमान को हिलाकर रख दिया था। नंदीश, जो आंगन में एक घर की छत पर था, 2 युद्ध बुजुर्गों की शक्तियों का दबाव सहन नहीं कर सका और छत से नीचे लुढ़क गया। उसी समय वज्रनाथ सिंह का शरीर भी कमजोर पड़ गया, जो शिशुपाल के हमले का सामना करने में असमर्थ था। उसकी शक्तियां केवल युद्ध बुजुर्ग लेवल 7 की थी और वो फिर से जबरदस्ती युद्ध सम्राट की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो घायल हो गया था। इसलिए युद्ध सम्राट की शक्तियों का जबरन इस्तेमाल करने से पहले ही वो अपने शरीर की सीमा को लांघ चुका था। अगर इस तथ्य को भी हटा दिया जाए तो वो पहले ही 2 हमलों में अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुका था और ड्रैगन ब्लड की शक्तियां भी कमजोर पड़ चुकी थी, तो वो किसी भी हालत में युद्ध सम्राट की शक्तियों का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बूम बूम बूम। शिशुपाल ने अपने हमले की शक्तियां और अधिक बढ़ा दी, जिससे वज्रनाथ सिंह पर दुगना दबाव पड़ने लगा था। फिर शिशुपाल खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने कहा, खूनी ड्रैगन, क्या तुम्हारे पास इतना ही दम है? तुम तो बहुत कमजोर निकले। हा। पूरे फायर ग्लास राजवंश में तो हर कोई कहता है कि खूनी ड्रैगन एक महान प्रतिभा है, जो सिंह परिवार में 100 वर्षों में केवल एक बार दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस 100 साल की शताब्दी में सिंह परिवार की महान प्रतिभा कहलाने लायक हो। हा। बूम बूम बूम। लगातार दबाव बढ़ता गया और आखिर में वज्रनाथ सिंह इसे संभालने में असमर्थ रहा और समुद्री लहर के दबाव के कारण उसकी छाती से खून बहने लगा और वो अब तक कई बार खून थूक चुका था। उसने इसे जबरदस्ती सहन किया, लेकिन उसे जो आंतरिक चोटें आई थी वो और भी बदतर थीं। बूम। अगले ही पल शिशुपाल के एक घूंसे के वार से वज्रनाथ सिंह जमीन पर जाकर गिरा। पिताजी, नंदीश तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वज्रनाथ सिंह जमीन पर आकर गिरा, उसने अपनी दाहिनी हथेली टेकी और एक झटके के साथ वापस खड़ा हो गया। फिर उसने अपना सिर उठाकर आकाश में उड़ रहे शिशुपाल को देखा और अपने आप में सोचा, मुझे किसी भी हालत में उसे हराना होगा और साथ ही उससे अपनी कमजोरी छिपाकर रखनी होगी।
हालांकि वो एक नुकसान में था, लेकिन शुरू से अंत तक उसने यह नहीं पता चलने दिया था कि वो एक युद्ध सम्राट नहीं है। इसलिए शिशुपाल के पास अभी भी उसकी असली शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं था। इसके बाद वज्रनाथ सिंह ने उन्मादी ढंग से हंसते हुए कहा, शिशुपाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध सम्राट की शक्तियों के बारे में तुम्हारी समझ इतनी गहरी होगी। मैंने 1 महीने पहले ही युद्ध सम्राट स्तर हासिल किया था, इसलिए अभी तक मैं अपनी शक्तियों को समझने में विफल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ और वक्त होता तो आज जो हारता वो तुम होते। उसकी आवाज घंटी की तरह तेज थी, जिसमें चोट का कोई निशान नहीं था। शिशुपाल तिरस्कार से हंसा। इसका मतलब तुम मेरे साथ और नहीं खेलोगे और अपनी हार स्वीकार कर रहे हो। यार, मैं बहुत उत्साहित हूँ, आओ मेरे साथ एक हाथ और खेलो। जैसा कि वज्रनाथ सिंह ने सोचा था, वो अभी भी उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाया था। लेकिन बिना अपने मकसद में कामयाब हुए शिशुपाल वापस नहीं जा सकता था और ना ही हार मान सकता था। इसलिए अगले ही पल उसने अपनी एक हथेली उठाई जो एक बिजली की चमक में चमक रही थी। इस हथेली में उसकी सारी शक्तियां समाई हुई थी। अगर इस हथेली का वज्रनाथ सिंह सामना करने में सफल रहा तो इसका साफ मतलब था कि वो युद्ध सम्राट की शक्तियां हासिल कर चुका है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो यह साबित कर देगा कि वो कभी युद्ध सम्राट स्तर पर पहुंचा ही नहीं था और वो उसकी हथेली के हमले के नीचे आकर मर जाएगा। इस तरह वो शाही परिवार के लिए एक छिपे हुए खतरे से छुटकारा पालेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा, शाही परिवार फायदे में ही रहेगा। लंबे समय तक वज्रनाथ सिंह की नजरें तनावपूर्ण रही। फिर उसने अपनी लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां वापस ले ली। वो जानता था कि वो इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने शरीर में ड्रैगन ब्लड के सीक्रेट निशान को सक्रिय करने का फैसला किया। एक बार ड्रैगन ब्लड के उस सीक्रेट निशान के सक्रिय हो जाने के बाद वो 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। सिंह परिवार की खातिर, उन परिवारों को डराने के लिए जो उन्हें भूखे भेड़ियों की तरह नोचने के लिए तैयार बैठे थे, और आर्यन के लिए अधिक समय निकालने के लिए उसने आज यह फैसला लिया था, अगर तुमने मेरे दादाजी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नर्क में छुपने के बाद भी ढूंढ कर मार डालूंगा। तभी आर्यन के शरीर से कुछ हिंसक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद उसके शरीर की सभी विशेषताएं दोगुनी हो गईं। ड्रैगन ब्लेड, बाहर आ जा। बूम! एक दमघोंटू आवाज के साथ ड्रैगन स्लेयर आर्यन के हाथों में दिखाई दिया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में ड्रैगन स्लेयर तकनीक की 7 वार जारी किए गए और ब्लेड की शक्तियां एक पल में जमा हो गई। उसी समय आर्यन ने एक भारी छलांग लगाई। बाम! ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए वो अचानक चिल्लाया, ड्रैगन कट! शू हूं! शक्तियों की एक खतरनाक लहर बाहर निकली। शिशुपाल की आंखें सिकुड़ गई। आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर को देखकर उसका दिल डूब गया। सर्वोच्च कलाकृति ड्रैगन स्लेयर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महान पूर्वज ने मुझे वज्रनाथ सिंह की शक्तियों की जांच के लिए भेजा, तो यह बात थी, आखिर ड्रैगन स्लेयर प्रकट हो चुका है। फिर उसने एक उबासी ली और कहा, तुम्हारे जैसा एक छोटा कचरे का टुकड़ा मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। उग्र सागर। बूम! उसकी दोनों हथेलियों ने मुट्ठी बना ली और उग्र समुद्र ने आकाश को ढक लिया और आर्यन की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी को भी ढक लिया। मार दो! हुश हुश हुश! आर्यन की ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 हमले जो 150 की तादाद में जारी किए गए थे, सभी के सभी शिशुपाल के उग्र समुद्र के हमले से जा टकराए। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली की थी कि हमलों से निकलने वाली शक्तियों ने पहाड़ों तक को हिला दिया था। धरती कांपने लगी थी। सभी दिशाओं में शक्तियों के कारण हवा में बवंडर बनने लगे थे, जैसे एक विशाल समुद्र में अचानक सुनामी के कारण बाढ़ आ गई हो। ड्रैगन कट की खतरनाक शक्तियों ने उग्र समुद्र के हमले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन आर्यन और शिशुपाल की शक्तियों के बीच धरती और आसमान जितना बड़ा अंतर था। वो शिशुपाल के शरीर से निकलने वाली युद्ध बुजुर्ग की शक्तियों का दबाव सहन नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल उसका शरीर सीधे नीचे गिर गया।
हालांकि आर्यन जमीन पर नीचे गिर गया था, लेकिन शिशुपाल अपने दिल में उसकी शक्तियां देखकर बेहद हैरान था। यह बच्चा केवल युद्धात्मा स्तर का एक योद्धा है, लेकिन वो जो शक्तियां छोड़ रहा है वो बहुत भयानक है। इस बच्चे को जीने नहीं दिया जा सकता। ड्रैगन कट की ब्लेड शक्तियों ने उसके दिमाग पर एक अकथनीय दबाव डाला था। अगर वो एक युद्ध बुजुर्ग नहीं होता या फिर आर्यन एक युद्ध बुजुर्ग होता तो वो कभी उस हमले का सामना नहीं कर पाता। अचानक शिशुपाल का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल आर्यन के सिर पर एक शक्तियों से भरी खतरनाक हथेली दिखाई देने लगी। हथेली की खतरनाक शक्तियों को महसूस कर आर्यन तुरंत अपनी जगह से हट गया और एक छलांग के साथ ड्रैगन स्लेयर को वज्रनाथ सिंह की ओर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, दादाजी। वज्रनाथ सिंह ने छलांग लगाई और ड्रैगन स्लेयर को पकड़ लिया। फिर ड्रैगन ब्लड की बची कुची शक्तियों को ड्रैगन स्लेयर ब्लेड में बहाते हुए एक तेज आवाज में चिल्लाया, शिशुपाल, मेरे पोते को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ड्रैगन ब्लड की शक्तियां भरने के बाद ड्रैगन स्लेयर चमकने लगा था और उसमें से एक क्रोधित ड्रैगन की गर्जना निकल रही थी। यह ड्रैगन स्लेयर की असली शक्तियां उजागर होने के कुछ सबूत थे। तभी शिशुपाल की पीठ ठंडी हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह से कुचल गया था। उसकी चेतना का समुद्र उथल पुथल में था। यह बेहद असहज था। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। वो अपनी हथेली का हमला आर्यन के सिर पर नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत आर्यन पर हमला करना छोड़ दिया और कुछ मीटर पीछे की ओर हट गया। फिर माफी मांगते हुए मुस्कुराया, वज्रनाथ सिंह, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या मजाक कर रहे थे? अपनी हथेली में युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां भरना और हमले की नीयत से आर्यन के करीब आना, क्या यह सिर्फ एक मजाक था? मैंने पहले ही ड्रैगन ब्लड की अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बख्श दूंगा कि तुम मजाक कर रहे थे? शिशुपाल को जिंदा छोड़ना असंभव था। अगर वज्रनाथ सिंह एक युद्ध सम्राट होता तो वो पहले ही शिशुपाल को मार चुका होता और निश्चित रूप से उसके सिर पर पैर रखकर उन्मादी ढंग से हंस रहा होता। हालांकि उसकी शक्तियां केवल युद्ध बुजुर्ग लेवल 7 की थी, लेकिन ड्रैगन स्लेयर की मदद से शिशुपाल को मारना आसान हो गया था। शायद यह उसे कुचलने का उसके पास जीवन में एकमात्र अवसर था, इसलिए वो निश्चित रूप से इस मौके को नहीं जाने देगा। शिशुपाल एक लेवल 8 का युद्ध बुजुर्ग था, जिसकी हत्या के बाद शाही परिवार को एक बड़ा झटका लगेगा और यह आर्यन के लिए एक अवसर बनेगा उसकी शक्तियों का बढ़ाने का। वज्रनाथ सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने शरीर की पूरी शक्तियां ड्रैगन स्लेयर में झोंक दी। बूम बूम बूम। युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां भरने के बाद ड्रैगन स्लेयर से आकाश से गिरने वाली बिजली और ड्रैगन की गर्जना की तेज गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। शिशुपाल डर से कांप रहा था। ड्रैगन स्लेयर द्वारा कुचले जाने की भावना मृत्यु से भी बदतर थी। सर्वोच्च हथियार की शक्तियां बहुत मजबूत थी। हालांकि वो उस तरह का इंसान नहीं था जो आज्ञाकारी रूप से भाग्य के अधीन हो जाता। तभी उसके शरीर से खतरनाक रूप से शक्तियां बाहर निकलने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, थंडर डिफेंस, और अगले ही पल उसके शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। नंदीश का चेहरा बदल गया। थंडर डिफेंस, स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना, थंडर घंटी। अचानक शिशुपाल के शरीर पर एक बड़ी घंटी दिखाई देने लगी। घंटी बैंगनी बिजली से ढकी हुई थी और चारों तरफ बिजली ने एक बिजली का जाल बनाया, जिससे एक अतुलनीय रूप से कठिन रक्षात्मक बिजली जाल का गठन हुआ। यह एक स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना थी, एक ऐसा अस्तित्व जो एक दिव्य खजाने के बराबर था। हालांकि उसका स्तर ड्रैगन स्लेयर जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन इसका बचाव बेहद मजबूत था और यह खजाना उनके पूर्वजों द्वारा एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान प्राप्त किया गया था। इसके बाद वज्रनाथ सिंह ने ड्रैगन स्लेयर से हमला किया, जो शिशुपाल के घंटी कवच द्वारा गठित बैंगनी बिजली के जाल से जा टकरा। तुरंत आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो, और पूरा फायर ग्लास शहर हिलने लगा था। बिजली का जाल टूटने लगा था। ड्रैगन स्लेयर एक ऐसा हथियार था जिसको किसी भी ताकत से रोका नहीं जा सकता था,
लेकिन वजरनाथ सिंह की शक्तियां कमजोर पड़ रही थी। ड्रैगन ब्लड और युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां दोनों ही तेजी से कम हो रही थी और वो आगे बढ़ने में असमर्थ था। भले ही ड्रैगन स्लेयर एक सर्वोच्च हथियार हो, लेकिन बिना शक्तियों के उसकी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था और न ही एक ताकतवर हमला किया जा सकता था। युद्ध बुजुर्गों के बीच की लड़ाई में जीत या हार केवल एक विचार दूर थी। शिशुपाल ने वजरनाथ सिंह की कमजोर पड़ती शक्तियों का फायदा उठाया और बिजली की रफ्तार से ऊपर आसमान की ओर उड़ गया। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ, वजरनाथ सिंह, तुम्हारी ताकत काफी नहीं है ना? यही फर्क है। हाँ, वो एक आपदा से बच गया था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी जान से हाथ धो बैठने से बाल बचा था। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। वो इतना डर गया था कि वो अभी भी सदमे की स्थिति में था। फिर उसने वजरनाथ सिंह को देखा जो आंगन में खड़ा था, लेकिन वो अभी भी यह पुष्टि करने में असमर्थ था कि वो एक युद्ध सम्राट था या नहीं। हालांकि उसने फिर से पता लगाने के लिए कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन स्लेयर की शक्तियां बेहद खतरनाक थी। अगर एक और वार किया जाता तो निश्चित रूप से उसका सिर वजरनाथ सिंह के कदमों में पड़ा होता। यहाँ तक कि थंडर घंटी की रक्षात्मक शक्तियों का बिजली जाल भी कट गया था। वजरनाथ सिंह ने अपने दाहिने हाथ में ड्रैगन स्लेयर ब्लेड पकड़ लिया और अचानक आकाश में खड़े शिशुपाल की ओर इशारा किया और घमंड से हंसते हुए कहा, क्या हुआ शिशुपाल, मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची क्या? क्या हुआ, मेरे साथ कुछ और देर तक नहीं खेलोगे क्या? हाँ। जैसे ही वो बेतहाशा हंसा, युद्ध मास्टर रीन की आभा अंतहीन रूप से जारी हो गई। शिशुपाल ने फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं की और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, खूनी ड्रैगन, भविष्य लंबा है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हैं? मुझे आज कुछ जरूरी मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं फिर किसी दिन आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसके तुरंत बाद वो मुड़ा और उड़ते हुए भागने लगा, इस डर से कि वजरनाथ सिंह फिर से ड्रैगन स्लेयर के साथ उसका पीछा करेगा। रविकांत, तुम मुझे फंसाना चाहते थे। तुम दोनों बाप बेटे वास्तव में निर्दयी हो। अगर आज मेरी किस्मत साथ नहीं देती और मैं भागता नहीं, तो मेरा सिर खूनी ड्रैगन के कदमों में पड़ा होता। शिशुपाल बहुत गुस्से में था। रविकांत ने उसे यह नहीं बताया था कि सिंह परिवार को पहले ही ड्रैगन स्लेयर मिल चुका था, वरना वो इस तरह से नहीं भाग रहा होता। स्वाभाविक रूप से वो बहुत ज्यादा नाखुश था। इस समय आर्यन की आकृति उसके दिल में छप चुकी थी। एक युद्ध आत्मा स्तर के योद्धा ने मेरे हमले की शक्तियों को रोक दिया। वाक्य यह बहुत अविश्वसनीय है। भले ही यह एक छोटा कदम था, लेकिन उस बच्चे की क्षमता कुछ ऐसी है जिससे मेरे शाही परिवार को बहुत बड़ा खतरा है। हम उसे और ज्यादा मजबूत नहीं बनने दे सकते हैं। यह सिंह परिवार हमेशा एक विकृत पागल इंसान पैदा करता है। अब जब उनको ड्रैगन स्लेयर मिल गया है तो वो फिर से ताकतवर हो जाएंगे और मुझे डर है कि जब उसने उन रहस्यों के बारे में सोचा जो उसके पिता ने उसे मरने से पहले बताए थे, तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। उस समय ड्रैगन स्लेयर की खातिर उसके पिता ने ड्रैगन स्लेयर गॉड को मारने के लिए शाही परिवार के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन स्लेयर गॉड एक पागलपन भरा कदम उठाएगा और ड्रैगन स्लेयर को 2 टुकड़ों में बांट देगा। सिंह परिवार को इसके बारे में पता नहीं था। अगर सिंह परिवार को पता होता तो मुझे डर है कि शिशुपाल इससे आगे के अकल्पनीय परिणामों के बारे में नहीं सोच पा रहा था। इसके तुरंत बाद वो शाही परिवार में राजकुमार रत्न सिंह की हवेली में लौट गया। सिंह परिवार, वजरनाथ सिंह का आंगन। यह पुष्टि करने के बाद कि शिशुपाल सिंह परिवार से बाहर निकल चुका है, अचानक वजरनाथ सिंह का शरीर कमजोर पड़ गया और वो लगभग जमीन पर गिर गया। उसी समय सिंह परिवार के योद्धाओं का एक समूह आंगन में दौड़ पड़ा। ग्रैंड एल्डर। नंदीश की भौहें कसने लगीं और उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, आर्यन को छोड़कर तुम सभी चले जाओ, जल्दी करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने आकाश को हिलाकर रख दिया था। हालांकि सिंह परिवार के सभी योद्धाओं को समझ नहीं आ रहा था कि मुकाबला तो स्पष्ट रूप से ग्रैंड एल्डर ने जीता था, फिर उन्हें क्यों खदेड़ कर भगाया जा रहा था।
सिंह परिवार के योद्धाओं की बीच में एक इंसान था जो वज्रनाथ सिंह को सीधा देख रहा था। यह देखकर कि उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसका चेहरा पीला और रक्तहीन था, जैसे कि वो एक बूढ़ा आदमी था जो मरने वाला था। उसका दिल चुपके से कांप रहा था और उसके मुंह के कोने से अनजाने में एक बुरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। बाम! आंगन का दरवाजा बंद हो गया। नंदीश तुरंत वज्रनाथ सिंह की ओर दौड़ा और चिल्लाते हुए बोला, पिताजी! उसका दिल कांप रहा था। यह अतुलनीय रूप से दर्दनाक था। वज्रनाथ सिंह ने ड्रैगन स्लेयर की ओर देखा। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं और उसने कहा, अपने जीवन में ड्रैगन स्लेयर को एक बार देखने और उसका इस्तेमाल करने के बाद अब मैं शांति से मर सकता हूँ। आह 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 आह। वज्रनाथ सिंह को जोर जोर से खांसी आ रही थी। उसके मुंह से लगातार काला खून बह रहा था और उसका शरीर और भी जोर से कांप रहा था। आर्यन का दिल कांपने लगा था। वो तुरंत आगे बढ़ा और दौड़ते हुए चिल्लाया, दादाजी दादाजी, चाचा दादाजी को क्या हुआ? नंदीश ने गंभीरता से कहा, ड्रैगन ब्लड एसेंस की पूरी शक्तियां इस्तेमाल करते हुए, युद्ध सम्राट की शक्तियों को बलपूर्वक जारी करते हुए और अंत में शिशुपाल को पीछे हटाने के लिए ड्रैगन स्लेयर का उपयोग करते हुए उन्होंने ड्रैगन ब्लड एसेंस की अंतिम बची शक्तियों का भी इस्तेमाल कर लिया था। अब पिताजी वो। आह आह। वज्रनाथ सिंह को कई बार खांसी आई। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और उदारता से कहा, विजय बेटा, चिंता मत करो, दादाजी अभी नहीं मरेंगे। पिताजी! नंदीश इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका और कहा, अभी आपकी युद्ध बुजुर्ग की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, ड्रैगन ब्लड भी खत्म हो चुका है और अभी आप घायल भी हैं पिताजी। अभी आपके पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। फिर आप। बोलते बोलते नंदीश की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पिता को इस तरह देखकर वो वास्तव में चाहता था कि वो उसके लिए सब कुछ सहन कर सके और जितना हो सके खुद को रोने से नियंत्रित कर सके। लेकिन जब उसे ख्याल आया कि उनके पास केवल 3 दिन बचे हैं तो वो खुद को रोने से रोक नहीं सका। क्या आर्यन के दादाजी के पास सच में केवल 3 दिन बचे थे या फिर आर्यन उन्हें बचाने के लिए कोई इलाज ढूंढ निकालेगा? आखिर सिंह परिवार के योद्धाओं के बीच ऐसा कौन सा योद्धा था जो वज्रनाथ सिंह की यह हालत देखकर बुरी तरह से मुस्कुरा रहा था? आर्यन का शरीर कांप उठा और वो लगभग जमीन पर गिर गया। नंदीश के शब्द एक बिजली के झटके की तरह थे। फिर उसने दोनों हाथों से वज्रनाथ सिंह को पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं दादाजी, मुझे छोड़कर मत जाना, ऐसा नहीं होगा, है ना? वो अतुलनीय रूप से असहज महसूस कर रहा था। यह पहली बार था जब आर्यन ने इस तरह का दर्द, दम घुटने वाला दर्द महसूस किया था। उसकी यादें उसके दिमाग पर हावी हो रही थी, जो दादाजी की दया और प्यार से भरी हुई थीं। यह छवियां उसके दिमाग में बढ़ती जा रही थीं, जिससे वो इतना असहज महसूस कर रहा था कि वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। फिर उसने कहा, दादाजी, कोई रास्ता तो जरूर होगा, है ना? मुझे बताओ वो क्या रास्ता है? ड्रैगन स्लेयर, ड्रैगन स्लेयर। तभी आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर के बदले पॉइंट्स लेने और उन पॉइंट्स के बदले ड्रैगन ब्लड खरीदने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर उसके पास ड्रैगन ब्लड होगा तो वो अपने दादाजी को बचा सकता था। फिर उसने तुंगरत पूछा, चाचा जी, पहले आपने कहा था ना कि अगर हमारे पास ड्रैगन ब्लड होगा तो हम दादाजी की मदद कर सकते हैं। मैं ड्रैगन स्लेयर का उपयोग ड्रैगन ब्लड के लिए कर सकता हूँ, मुझे ड्रैगन ब्लड मिल सकता है। उसे होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो अपनी पिछली दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने दादाजी और छोटी बहन से करता था। यही कारण था कि वो अपने उस दादाजी की छवि इस दादाजी में देख रहा था। इसलिए जब तक वो अपने दादाजी को बचा सकता था तब तक वो ड्रैगन स्लेयर के बदले ड्रैगन ब्लड लेने में भी संकोच नहीं करेगा। तो क्या हो गया अगर वो एक सर्वोच्च हत्यार था? आर्यन के दिल में उसके दादाजी का जीवन किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। अगर कोई सर्वोच्च हत्यार चला भी गया तो वो फिर से मिल सकता था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर गया तो वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता था। चुप रहो, वज्रनाथ सिंह ने आर्यन की ओर सीधे देखा और चिल्लाते हुए आगे कहा, ड्रैगन स्लेयर एक स्वर्गीय खजाना है जो हमारे महान पूर्वजों ने पीछे छोड़ा है।
यह सिंह परिवार का प्रतीक है, सिंह परिवार का मान सम्मान है, तुम कैसे उसे ड्रैगन ब्लड के लिए बेच सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने पूर्वजों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? आर्यन बेटा, जब तक ड्रैगन स्लेयर यहाँ है तब तक सिंह परिवार कभी नष्ट नहीं होगा। वज्रनाथ सिंह पापी नहीं बनना चाहता था। इससे भी अधिक वो मरने के बाद अपने पूर्वजों की नजरों में गिरना नहीं चाहता था, उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। ड्रैगन स्लेयर और आर्यन दोनों ही सिंह परिवार की उम्मीद थी। उन दोनों के मिलाकर ही सिंह परिवार फिर से उभर पाएगा और अगले 10,000 वर्षों तक मजबूत बना रहेगा। नंदीश ने एक दुखी आवाज में कहा, भले ही तुम पिताजी को ड्रैगन ब्लड लाकर दे दो, यह बेकार है। ड्रैगन ब्लड का कुछ हिस्सा उनके लिए काफी नहीं होगा। अगर उन्हें जीवित रखना है तो हमें एक विशाल ड्रैगन को जान से मारना होगा और उसका पूरा ताजा ब्लड पिताजी को देना होगा, शायद तभी कोई उम्मीद है। लेकिन इस तरंग महाद्वीप पर ड्रैगन लगभग विलुप्त हो चुके हैं और मुश्किल से इक्के दुक्के बचे होंगे। अगर वो बचे भी है तो उन्हें ढूंढना और मारना दोनों ही असंभव है। ड्रैगन तरंग महाद्वीप में सबसे मजबूत प्राणी था। यहाँ तक कि युद्ध सम्राट और सर्व सम्राट भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वो उन्हें आसानी से मार सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ढूंढना भी उतना ही मुश्किल था। लेकिन चाहे यह कितना भी मुश्किल और असंभव क्यों ना हो, आर्यन ने अपने दिल में यह ठान ली थी कि वो एक ड्रैगन को मारेगा और उसका ताजा ड्रैगन ब्लड लेकर आएगा। वज्रनाथ सिंह ने कमजोर आवाज में कहा, आर्यन बेटा, अपने चाचा की बकवास मत सुनो। जीवन, मृत्यु, बीमारी और पुनर्जन्म, यह सब प्रकृति के नियम है। मेरे लिए दुखी मत हो, मैं तुम्हें स्वर्ग से देखता रहूंगा। बस इतना ही तो है कि दादाजी तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते हुए नहीं देख सकते। मैं अपने परपोते और परपोतियों को नहीं उठा सकता। हाँ हाँ हाँ। वो इरा अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपनी शादी को रद्द कर सकते हो। स्वर्ग संप्रदाय की वो 3 छोटी लड़कियां बुरी नहीं हैं। रूबी भी एक अच्छी लड़की है। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता के मुकाबले लड़कियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। आर्यन के पिता के बारे में बातें करते हुए वज्रनाथ सिंह की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने आगे कहा, उस समय मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगर मैं ज्यादा सख्त नहीं होता और मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया होता तो वो घर से नहीं भागता और इतने सालों तक अपने घर से दूर नहीं रहता। उसकी आंखें आत्मदोष से भर गई थीं। नंदीश ने कहा, पिताजी, इतना समय हो चुका है, भाई आलोक ने आपको माफ कर दिया होगा। वज्रनाथ सिंह ने आर्यन की ओर देखा और उससे कहा, आर्यन बेटा, तुम्हारे पिता का मामला मेरी गलती थी। अगर तुम्हें वो कहीं मिले तो मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना, मैं उस समय गलत था। वज्रनाथ सिंह ने आर्यन को उसके पिता के बारे में और उससे जुड़ी बातों के बारे में कभी नहीं बताया था। उसकी यादों में उसने अनगिनत बार पूछा था, लेकिन वज्रनाथ सिंह ने कभी जवाब नहीं दिया था। इसके अलावा वज्रनाथ सिंह ने अभी भी उसकी मां के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था और ना वो खुद जानता था कि उसकी मां कौन थी। लेकिन फिर भी उसने यह पूछने की हिम्मत नहीं की। उसकी हालत देखकर आर्यन को अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए उसने कहा, दादाजी, अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो खुद मांगना, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके तुरंत बाद आर्यन वहां से भाग गया। जैसे ही वो आंगन से बाहर निकला, वो अपने दिल में दबे दर्द को और नहीं रोक सका और उसके चेहरे पर आंसुओं की धार लग गई, मानो जैसे उसका दिल मर रहा हो। वो पहले कभी इस तरह नहीं रोया था। बेकार, मैं सच में बेकार हूँ। अगर मैं थोड़ा भी मजबूत होता तो दादाजी घायल नहीं होते और उन्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आर्यन, तुम सच में बेकार हो, वो खुद को कोसते हुए जोर से चिल्लाया। फिर उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और खुद से कहा, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, मुझे मजबूत बनना होगा। मैं इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनना चाहता हूँ। आर्यन ने आसमान की ओर देखते हुए एक गहरी सांस ली। इस वक्त वो खुद को बहुत कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अगर उसके पास थोड़ी भी ताकत होती तो वो शिशुपाल का पीछा करता और उसे जान से मार देता।
इसके अलावा वो जानता था कि शिशुपाल बस जांच करने के लिए आया था। उसके पीछे जो ताकत थी वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर शिशुपाल एक युद्ध बुजुर्ग था तो उसके पीछे की ताकत जरूर एक युद्ध सम्राट की होगी। भला वो कैसे उनका सामना कर सकता था? उनके सामने आर्यन कुछ भी नहीं था। अगर वो हाथी थे तो वो केवल एक चींटी था। यह महसूस करते हुए उसका दिल बहुत दुख रहा था। फिर वो वहां से भागते हुए सिंह परिवार से बाहर निकल गया। अभी यह सोचना समय की बर्बादी थी कि शिशुपाल या शाही परिवार से कैसे निपटा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात अपने दादाजी को बचाना था। लगभग 10 मिनट बाद वो आर्यध्वज हॉल की अमृत दुकान में पहुंचा। जगदीश तुरंत उसके पास आया और कहा, यंग मास्टर आर्यन, एल्डर महाजन आपका पीछे इंतजार कर रहे हैं। आर्यन बिल्कुल नहीं रुका और सीधे अमृत दुकान की पीछे की ओर भागा। महाजन की ओर देखते हुए उसने कहा, एल्डर महाजन, मैं आपकी पैवेलियन मास्टर से मिलना चाहता हूं। महाजन ने तुरंत कहा, मैं वास्तव में तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि शिशुपाल आज सिंह परिवार में गया था। हमारी पैवेलियन मास्टर को वापस मुख्य गठबंधन में बुलाया गया है। उन्हें शायद। महाजन का चेहरा चिंतित हो गया। आर्यन की भौहें कस गईं और उसने पूछा, शायद क्या? महाजन ने जवाब दिया, शायद वो फिर कभी फायर ग्लास शहर नहीं आ सकती। क्या यह मेरी वजह से है? आर्यन को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि आर्यध्वज हॉल स्थानीय परिवारों के संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह उनका एक सिद्धांत था। महाजन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस मेघना ने आपके लिए गठबंधन के नियमों का उल्लंघन किया था। भले ही उसके पिता एलायंस मास्टर हो, वो उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि आर्यध्वज हॉल कितना जटिल है। आर्यन ने जैसी उम्मीद की थी वैसा ही हुआ था। अब वो अपने दिल में खुद को दोषी ठहरा रहा था और वास्तव में खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। महाजन ने कुछ सोचा और तुरंत अपनी छाती से एक छोटी सी बोतल निकाली और कहा, आर्यन, यह कुछ ऐसा है जो मिस ने मुझे जाने से पहले तुम्हें देने के लिए कहा था। यह क्या है? आर्यन ने पूछा। महाजन ने अपनी आवाज नीची की और कहा, जीवन गोली। आर्यन का अमृत दुकान आने का कारण यह पूछना था कि क्या जीवन गोली जैसी कोई गोलियां हैं। वास्तव में उसके पास अपने दादाजी को बचाने के लिए केवल 3 दिन बचे थे, तो इतने कम समय में एक विशाल ड्रैगन को मारना असंभव था। आर्यध्वज हॉल तरंग महाद्वीप पर शीर्ष 10 व्यापारी संघों में से एक था। इसमें अनगिनत संसाधन थे, तो इस तरह की गोली मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर गोली नहीं तो कम से कम उसे नुस्खा तो मिल सकता था। इसलिए आर्यन यहाँ आया था। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेघना ने वास्तव में इसे उसके लिए पहले से तैयार कर लिया था। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया, साथ ही वो संदेह से भी भरा हुआ था। उसे कैसे पता चला कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी? उसने महाजन से पूछा। महाजन ने कहा, उस दिन सिंह परिवार से लौटने के बाद मिस जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने सभी संपर्कों का उपयोग किया और अपनी सारी बचत के साथ 3 जीवन गोली खरीदी थी। दरअसल महाजन ने अभी भी उसे पूरी बात नहीं बताई थी। वास्तव में मेघना को मुख्य गठबंधन में वापस बुलाने का कारण यह नहीं था कि वो आर्यन की रक्षा के लिए खड़ी हुई थी, बल्कि असली कारण जीवन गोली का खरीदना था। एक जीवन गोली की कई 100 आत्मा पत्थरों के बराबर कीमत थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जो वो अपनी बचत से खरीद सकती थी। मेघना ने उन संपर्कों और संसाधनों का उपयोग किया जिनका उपयोग आर्यध्वज हॉल नहीं कर सकता था। इस वजह से उसे पकड़ लिया गया। इसके अलावा यह एक गंभीर अपराध था और मेघना को जो सजा मिली वो भी सबसे गंभीर थी। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें मेघना ने विशेष रूप से महाजन को निर्देश दिया था कि वो आर्यन को ना बताएं। क्या वो उस दिन जानती थी? आर्यन हैरान था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। महाजन ने कहा, आर्यध्वज हॉल के पास फायर ग्लास शहर में विशेषज्ञ भी हैं, वरना तुम्हें क्या लगता है कि आर्यध्वज हॉल फायर ग्लास शहर में इतनी शांति से रह सकता था?
उस दिन हमारे आर्यध्वज हॉल के विशेषज्ञों ने देखा कि ग्रैंड एल्डर ने युद्ध सम्राट के दबाव को जबरन छोड़ा था और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मिस मेघना ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि फायर ग्लास शहर में कोई ना कोई ग्रैंड एल्डर की शक्तियों का जरूर पता लगाएगा और उस समय ग्रैंड एल्डर को फिर से जबरन युद्ध सम्राट का दबाव इस्तेमाल करना पड़ेगा और ड्रैगन ब्लड का भी। मेघना ने जो अनुमान लगाया था वाक्य में वैसा ही हुआ। वो फायर ग्लास शहर में एक लंबे अरसे से रह रही थी, तो यह स्वाभाविक है कि उसे यह अंदाजा पहले ही हो गया था। हालांकि इतने सालों तक फायर ग्लास शहर में अकेले रहने और उनके आंतरिक संघर्ष में भाग नहीं लेने के बाद भी उसने आर्यन के लिए इस गंदगी में पैर रख दिया था। इसके अलावा उसने खुद को भी इस गंदगी में झोंक दिया था। आर्यन अपने दिल में उसका बहुत ज्यादा आभारी था, इसलिए उसने जोर से कहा, धन्यवाद पैवेलियन मास्टर। धन्यवाद, मेरे पास आपका आभार चुकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी आपकी मदद करूंगा। वो नहीं जानता था कि उसे कैसे धन्यवाद देना है, क्योंकि जीवन गोली एक अमूल्य खजाने से कम नहीं थी। महाजन हल्के से मुस्कुराया और कहा, जब तक तुम हमारी मिस को नहीं भूलते। महाजन कुछ कहना चाहता, लेकिन संकोच करते हुए उसने आगे कुछ नहीं कहा। आर्यन ने फिर से जोर से कहा, मैं आर्यन पैवेलियन मास्टर मेघना की महान दया को जीवन भर याद रखूंगा और इसे कभी नहीं भूलूंगा। एल्डर महाजन, दादाजी अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे अभी के लिए जाना होगा। महाजन ने कहा, जल्दी जाओ, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बता देना। आर्यन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिंह परिवार की ओर वापस चला गया। महाजन ने कहा, जब तक मैं फायर ग्लास शहर में हूँ तब तक मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फायर ग्लास शहर में मेरे दिन लंबे होंगे। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, मिस, क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपने जो कुछ किया वो सब सही है? महाजन को पता था कि मेघना को किस तरह की सजा मिलेगी, इसलिए उसे नहीं लगता था कि आर्यन उसकी मदद के लायक था। हालांकि जब तक यह मेघना की पसंद थी, वो उसका पूरा समर्थन करेगा। आर्यन जिस दिशा में गया था उसे देखते हुए महाजन ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मुझे उम्मीद है कि तुम मिस के प्रयासों को समझोगे। जीवन गोली से 3 महीने तक जिंदगी बढ़ाई जा सकती थी। इस तरह की गोली को आसमान के खिलाफ माना जाता था। जैसे ही उसका असर खत्म होगा, सेवन करने वाला व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। इसके अलावा जीवन गोली में एक और कमी थी। गोली का सेवन करने में लगने वाले समय के दौरान उसकी शक्तियां भी आधी हो जाती थी। 3 जीवन गोली 9 महीने के बराबर थी। सीधे शब्दों में कहें तो वजरनाथ सिंह के पास केवल 9 महीने का समय था और उसकी शक्तियां भी युद्धात्मा स्तर पर पहुंच जाएंगी। जीवन गोली का सेवन करने के बाद वजरनाथ सिंह के शरीर में कुछ बदलाव हुए और ड्रैगन ब्लड में भी थोड़ा सुधार हुआ। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन बेटा, मुझ पर इस तरह की गोली क्यों बर्बाद की? जीवन गोली की कीमत स्वर्ग की अवहेलना करने वाली थी। एक गोली की कीमत अरबों सोने के सिक्के थे। नंदीश भी उलझन में था और उसने इसी उलझन और हैरानी में आर्यन से पूछा, आर्यन, तुम्हारे पास यह जीवन गोली कहां से आई? और तुम्हारे पास तो ऐसी 3 हैं। इस तरह की गोलियों को केवल शक्तिशाली संप्रदायों के हकीम ग्रैंड मास्टर द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। दादाजी के जीवन को अस्थायी रूप से बचाने के बाद आर्यन ने एक राहत की सांस ली और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 महीने के भीतर मैं एक विशाल ड्रैगन को मार दूंगा और दादाजी के शरीर के पुनर्निर्माण के लिए उसके खून का इस्तेमाल करूंगा। आर्यन का संकल्प एकदम दृढ़ था। जब वजरनाथ सिंह और नंदिश ने उसे देखा तो उनका दिल तंग हो गया, क्योंकि आर्यन की अभिव्यक्ति बिल्कुल अपने पिता की तरह ही थी। दादाजी, अब आप आराम करो, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया। कमरे में केवल नंदीश और वजरनाथ सिंह बचे थे। वजरनाथ सिंह ने जोर से आह भरी, मैं वास्तव में एक बेकार इंसान हूँ। यहाँ तक कि मेरा पोता भी मेरी वजह से तकलीफ में है। पिताजी, ऐसा मत कहो।
आपने भी देखा ना, आर्यन पहले से अलग है। अब वो आसानी से खुद की और दूसरों की रक्षा कर सकता है और उसकी शांति, अडिग भावना बड़े भाई की तुलना में कई गुना मजबूत है। नंदीश एक पल के लिए रुका, फिर उसने आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो 9 महीने के भीतर एक विशाल ड्रैगन को जरूर मार देगा और उसके खून से आपके शरीर के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। क्या तुम मूर्ख हो? अगर ड्रैगन को मारना और ढूंढना इतना ही आसान होता तो तुम्हें लगता कि आज मेरी यह हालत होती? वज़रनाथ सिंह ने कहा। अगर ऐसा संभव होता कि एक ड्रैगन को आसानी से मारा जा सकता था तो आज वो एक युद्ध बुजुर्ग की जगह युद्ध सम्राट होता और उसकी यह जो हालत थी कभी नहीं होती। पिताजी, मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है। यह ऐसा ही है जैसे हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो ड्रैगन स्लेयर को ढूंढ लेगा। नंदीश ने आर्यन पर विश्वास दिखाते हुए दृढ़ता से कहा। कुछ समय बाद वज़रनाथ सिंह ने पूछा, क्या तुमने आर्यन को प्रशिक्षित करने की तैयारी कर ली है? नंदीश ने तुरंत कहा, मैं वास्तव में आपसे इस पर चर्चा करना चाहता था। मैं आर्यन को सिंह परिवार की सेना में लाना चाहता हूँ। वज़रनाथ सिंह की अभिव्यक्ति हिल गई। उसने आर्यन को प्रशिक्षित करने के लिए कहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नंदीश वास्तव में आर्यन को सिंह परिवार की सेना में डालना चाहेगा। आर्यन अभी केवल युद्ध आत्मा स्तर में है। उस तरह के कठोर वातावरण में वो जीवित भी नहीं रह पाएगा। वो हमेशा से आर्यन के लिए चिंतित रहा था। नंदीश को पता था कि उसका बूढ़ा पिता आपत्ति करेगा, इसलिए उसने तुरंत कहा, पिताजी, आर्यन की क्षमता आपकी और मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है और मुझे वास्तव में आर्यन की शक्तियों को जल्दी से बढ़ाने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल रही है। सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ जहां सिंह परिवार की सेना तैनात है सबसे अच्छी जगह है और मैं चाहता हूं कि वो सिंह परिवार की सेना के दिलों को जीते। मैं चाहता हूं कि वो ड्रैगन स्पिरिट योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक असली शूरवीर की तरह, एक असली कुलपति की तरह उनको आदेश दे। वज़रनाथ सिंह का भी यही मानना था। यह तरीका वास्तव में अच्छा था, लेकिन उतना ही कठिन था। क्या तुम उसके बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते? वज़रनाथ सिंह अभी भी अपने दिल में बहुत चिंतित था। उसका केवल एक ही पोता था और वो उसका ऋणी भी था, क्योंकि उसकी वजह से उसे कभी एक पिता का प्यार नहीं मिल पाया था। हालांकि वो अब अपने पोते का ऋणी नहीं रहना चाहता था। शाही परिवार, शिशुपाल की हवेली। एक गुप्त कमरे में शिशुपाल का चेहरा लाल हो रखा था, उसकी छाती से खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता लग रही थी। उसने मुंह से खून साफ किया और दोनों हाथों को नीचे रखकर आसन की मुद्रा में बैठ गया। फिर अपने शरीर में शक्तियों का बहाव तेज किया और एक हाथ से छाती के घाव को दबाया। एक दर्दनाक कराह के साथ मुंह से खून थूकते हुए उसकी आंखें थोड़ी खुली। ड्रैगन स्लेयर वास्तव में बहुत शक्तिशाली और मजबूत हैं। यहाँ तक कि आधा होने के बावजूद भी उसकी शक्तियाँ बेहद खतरनाक है। रविकांत कुत्ते, तुम्हें इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। मुझे तुम लोगों ने एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं जल्द ही इसे तुम्हें सूद समेत वापस लौटाऊंगा, उसने गुस्से में कहा। तभी एक जवान लड़के ने आगे बढ़कर पूछा, पिताजी आप ठीक हैं? यह जवान लड़का शिशुपाल का बेटा लखन था। शिशुपाल ने खड़े होकर कहा, मैं ठीक हूँ। मैं ड्रैगन ब्लेड से घायल हो गया था। मुझे फिर से ठीक होने में कम से कम आधे साल का वक्त लगेगा। तुमने मुझे ड्रैगन ब्लेड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? लखन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि पिताजी आप सिंह परिवार में जाएंगे, इसलिए मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। चलो छोड़ो, शिशुपाल ने कहा और एक गहरी सांस ली। फिर आर्यन के बारे में सोचते हुए उसने लखन से पूछा, सिंह परिवार में एक ऐसा जवान योद्धा भी है जिसने मेरे सबसे शक्तिशाली वार उग्र सागर को भी रोक दिया था। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? उसके दिल में आर्यन की छवि गहराई तक उतर चुकी थी। एक युद्ध बुजुर्ग का हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक युद्धात्मा स्तर के योद्धा द्वारा रोका जा सके।
फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि सिंह परिवार के उस योद्धा ने उसके हमले को नाकाम कर दिया था? लखन ने तुरंत आर्यन के बारे में सोचा और कहा, वो आर्यन है जिसका ड्रैगन ब्लड नष्ट और पंसलियां टूटी हुई है। मुझे नहीं पता कि पिछले आधे साल में उसके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि वो युद्ध आत्मा स्तर तक पहुंच गया। इसके अलावा उसकी शक्तियां बढ़ाने की रफ्तार बहुत तेज हैं और वो अलग अलग तरह की शक्तिशाली और रहस्यमय तकनीकों का इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि उसने ड्रैगन स्लेयर का रहस्य खोज लिया है। असंभव, शिशुपाल ने तुरंत इससे इनकार कर दिया और कहा, ड्रैगन स्लेयर के आधे हिस्से के साथ उसके रहस्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। फिर एक पल की खामोशी के बाद उसने आगे कहा, दूसरा आधा उस बुढ़े महिपाल के हाथों में है। इस बार उसने मुझे खूनी ड्रैगन की ताकत का परीक्षण करने के लिए भेजा था। लखन का दिल कांप उठा। उसे नहीं पता था कि ड्रैगन स्लेयर का आधा हिस्सा शाही परिवार के हाथों में है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, पिताजी, उस खूनी ड्रैगन की शक्तियां वास्तव में किस स्तर पर हैं? शिशुपाल ने जवाब देते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं उसकी वास्तविक शक्तियों का पता नहीं लगा पाया, लेकिन अगर वो एक युद्ध सम्राट नहीं है तो फिर वो एक पागल कुत्ते से कम भी नहीं है। उसका मानना था कि वज़रनाथ सिंह ने उससे मुकाबला करते वक्त कई बार युद्ध सम्राट की शक्तियां जारी की थी। अगर उसने ऐसा जबरदस्ती किया होगा तो उसका जीवन जल्द समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ड्रैगन स्लेयर से आखिरी हमला करते वक्त उसने ड्रैगन ब्लड की पूरी शक्तियां खर्च कर दी थी। अगर वो एक युद्ध सम्राट नहीं हुआ तो वो 3 दिनों के अंदर मर जाएगा। इसके तुरंत बाद शिशुपाल ने आगे कहा, भले ही वो एक युद्ध सम्राट हो, फिर भी उसकी चोटें मेरी चोटों से गहरी हैं, इसलिए वो 1-2 साल से पहले ठीक नहीं हो पाएगा। ओह हाँ, अगर रविकांत तुमसे पूछे तो बस कहना कि वज़रनाथ सिंह एक युद्ध सम्राट हैं। मैं उस कुत्ते को थोड़ा तकलीफ देना चाहता हूँ। अब उसके लिए थोड़ा घबराने का वक्त आ गया है। शिशुपाल की आंखें संकुचित हो गई और बदले की भावना से भर गई। भले ही शिशुपाल शाही परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन शिशुपाल की हवेली और शाही परिवार दोनों अलग अलग थे। शिशुपाल उनके लिए काम करता था क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी ऐसा किया था। जिस बात से शिशुपाल सबसे ज्यादा डरता था वो यह थी कि ड्रैगन स्लेयर का आधा हिस्सा वास्तव में शाही परिवार के पास था, एक रहस्य जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ था। अगर शाही परिवार ने आर्यन के हाथों से ड्रैगन स्लेयर को छीन लिया और उसे एक साथ मिला दिया तो ड्रैगन स्लेयर का रहस्य निश्चित रूप से उस बुढ़े महिपाल को पता चल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका और उसकी हवेली का क्या होगा, क्योंकि वो शाही परिवार का कोई गुलाम नहीं था। वो हमेशा से अपने परिवार के मूल उपनाम को बहाल करना चाहता था। दूसरी तरफ शाही परिवार में पिताजी, राजकुमारी इरा भागते हुए अपने पिताजी रत्न सिंह के पास पहुंची। फिर चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान लिए हुए उसने कहा, पिताजी देखो यहाँ कौन है। इरा के पीछे 2 लोग खड़े थे। एक युवा लड़का था और दूसरा काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी की आंखें उत्कृष्ट थीं और एक नजर में किसी की आत्मा तक को चुराने में सक्षम थी। रत्न सिंह तुरंत उनका स्वागत करने के लिए उनके पास गया और एक घुटने के बल बैठने के बाद जोर से कहा, नमस्कार गुरुजी। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, अब तुम एक राजकुमार हो, मेरे सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा लड़के ने भी विनम्रता से कहा, नमस्कार चाचा रत्न सिंह। रत्न सिंह ने थोड़ा हैरान था। यह राजकुमारी इरा ने खुशी से कहा, पिताजी आपको अमर भी याद नहीं है? ओह, यह अमर है। रत्न सिंह वास्तव में हैरान था। अमर को उसने कई सालों पहले देखा था, जब वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था तो वो उसे लगभग पहचान नहीं पाया था। इसके अलावा उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। राजकुमारी इरा ने कहा, पिताजी अमर एक युद्धराज हैं, वो शक्तिशाली है ना? अमर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा,
1 साल के भीतर मैं एक युद्ध बुजुर्ग बन जाऊंगा। पूर्व रत्नसिंह और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो स्वर्ग संप्रदाय का रूढ़िवादी योद्धा था और उसकी शक्तियां आम योद्धाओं से पूरी तरह से अलग थी। यह ऐसा था जैसे आम लोग अपरंपरागत थे और वो एक रूढ़िवादी योद्धा था। युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यही कारण था कि इतने सारे लोग स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते थे। फायर ग्लास शहर में हेवन सेक्ट नंबर 1 संप्रदाय था और यह एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अस्तित्व था। इसके अलावा अमर के पिता उपसंप्रदाय के गुरु भी थे और उसे स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उस जैसा शाही परिवार का एक राजकुमार भी उनके जितना सम्मानित नहीं था। बहुत खूब, बढ़िया, अद्भुत, रत्नसिंह ने लगातार उसकी प्रशंसा की। इसके बाद काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने ईरा बिटिया से सुना है कि राजकुमार को आजकल कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमारी ईरा ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, यह सब उस सिंह परिवार की वजह से है। वो लोग बार बार मेरे पिताजी को मेरी शादी आर्यन से कराने के लिए कहते रहते हैं। अगर यह सम्राट और सिंह परिवार की जबरदस्ती नहीं होती तो मैं कभी इसके लिए राजी नहीं होती। सिंह परिवार में सभी लोग घटिया हैं। वो हमेशा अपनी शक्ति से दूसरों को धमकाते हैं और इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया था कि 3 साल बाद वो मेरी शादी कराकर ही मानेंगे। इसके बाद वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए धीरे धीरे रोने लगी। उसका अभिनय कहीं से भी एक नाटक नहीं लग रहा था। अमर ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर चिंता के साथ कहा, वो तुमसे क्या चाहते हैं? जब तक मैं यहाँ हूँ फायर ग्लास शहर में तुम्हें कोई धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उनको जान से मारकर कुत्तों को खिला दूंगा। यह सुनकर इरा को बहुत ज्यादा खुशी हुई और तुरंत बेचारी बनते हुए अमर के गले से लग गई और उसने सुबकते हुए कहा, वो चाहते हैं कि मैं उस आर्यन के साथ एक कमरे में मैं अपनी बात पूरी खत्म किए बिना वो एक बार फिर से रोने लगी। अचानक अमर के शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और वो चिल्लाया, मुझे लगता है कि वो कुत्ते का बच्चा मरना चाहता है। मैं अभी जाकर उसे जान से मार दूंगा। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहा था। इरा अपने दिल में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन चेहरे पर उसके अभी भी एक दयनीय नजर थी और कहा, वो लेवल 7 युद्धराज जैसे एक योद्धा को भी आसानी से मार सकता है। मुझे डर है कि वो लेवल 7 का युद्धराज क्या है? मैं एक उंगली से 7वें लेवल के युद्धराज को मार सकता हूँ। अमर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताओ कि उसका घर कहाँ है। मैं उसे अभी जान से मार देता हूँ। इसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और बाहर की ओर निकल गया। अमर, लापरवाही मत करो, काले कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी चिल्लाया। फिर उसने रत्नसिंह की ओर देखा और कहा, क्या सिंह परिवार 4 स्तंभों में सबसे कमजोर परिवार नहीं है? फिर कैसे? रत्नसिंह ने जवाब देते हुए कहा, सिंह परिवार को ड्रैगन स्लेयर मिल चुका है। क्या? फायर ग्लास शहर की नंबर 1 पवित्र कलाकृति काले कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान था। तो यह बात है। तभी राजकुमारी इरा ने सहज भाव से कहा, पिताजी, मैं उस कचरे से शादी नहीं करना चाहती। अगर मैं मर भी गई तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं सगाई खत्म करना चाहती हूँ। इरा के लिए यह शादी खत्म करने का सुनहरा मौका था। अमर और काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी की मदद के साथ उसे किसी की परवाह नहीं थी। उनकी प्रतिभा और शक्तियां वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन वो जानती थी कि उन्हें अपने फायदों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। उसके पास एक सुंदर चेहरे के साथ तेज बुद्धिमत्ता वाला दिमाग था। अगर स्वर्ग संप्रदाय ने उसका समर्थन किया तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। फिर वो चाहे सम्राट क्यों ना हो। रत्नसिंह अच्छे से समझ गया था कि उसकी बेटी क्या करना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्से में कहा, सिंह परिवार के पास एक युद्ध सम्राट है जो उसकी रक्षा कर रहा है। अब उनके पास ड्रैगन स्लेयर भी हैं। मुझे डर है कि हमारे लिए सगाई तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने रत्नसिंह की ओर देखा और कहा,
केवल एक युद्ध सम्राट क्या मायना रखता है। अमर अभी तक पूरी तरह से वहां से बाहर नहीं निकला था। उसने तुरंत पलटकर कहा, चाचा रत्न, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे मारने के लिए हमें बस एक उंगली उठानी है और वो तुरंत मर जाएगा। इरा ने एक बार फिर सहज भाव से कहा, पिताजी, मैं अपनी सगाई तोड़ना चाहती हो। अमर उससे 10,000 गुना बेहतर है। अगर आप मेरी शादी कराना चाहते हैं तो मैं अमर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो उस कचरे से तो कई गुना बेहतर है। राजकुमारी इरा के साथ शादी वाली बात सुनकर अमर अपने दिल में और भी अधिक उत्साहित हो गया और उसे वापस कसकर गले लगा लिया। अमर पूरी तरह से इरा के जाल में फंस चुका था। भले ही उसकी शक्तियों का स्तर अमर की तुलना में कम था, लेकिन भावनाओं के साथ खेलने में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अमर जैसा एक लड़का जो पहले से उस पर मोहित था, तो वो उसके बिछाए जाल में कैसे नहीं फंसता। तभी एक बूढ़ा कारभारी जल्दबाजी में हॉल में पहुंचा और उसने नीची आवाज में कहा, महामहिम, जासूस के पास एक जरूरी खबर है। ओह! रत्न सिंह चिल्लाया, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि हमारे यहाँ खास मेहमान आए हुए हैं? ऐसी क्या जरूरी खबर है? बूढ़े कारभारी ने कहा, यह सिंह परिवार के ग्रैंड एल्डर के बारे में है। यह बहुत जरूरी है। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या जरूरी बात है। वैसे भी हम कुछ समय के लिए फायर ग्लास शहर में रहेंगे और अगले साल की शुरुआत में स्वर्ग संप्रदाय के लिए योद्धाओं की भर्ती की व्यवस्था करेंगे। यह सुनकर इरा खुशी से पागल हो गई और उसने कहा, इसका मतलब अमर, तुम भी वहां होगे, है ना? फिर उसने अपने मन में सोचा, स्वर्ग संप्रदाय योद्धाओं की भर्ती कर रहा है, मुझे स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए। अगर मैं स्वर्ग संप्रदाय में शामिल हो जाती हूँ तो मैं उस कचरे से पूरी तरह से छुटकारा पा लूंगी। हाँ हाँ हाँ, वो अपने दिल में बुरी तरह से हंस रही थी। अमर ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए फायर ग्लास शहर में रहूंगा। इरा, क्या तुम भी मेरे साथ स्वर्ग संप्रदाय में आना चाहती हो? इरा ने मायूसी भरे लहजे में कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? मेरी शक्तियों का स्तर अभी थोड़ा कम है। मुझे नहीं लगता कि मैं स्वर्ग संप्रदाय में शामिल हो सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अमर के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि थी और उसने कहा, चिंता मत करो, यह सब दूसरों के लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। मेरे पिताजी के एक इशारे से तुम आंतरिक हिस्से की भी योद्धा बन सकती हो। इरा अपने दिल में बेहद खुश थी, लेकिन फिर भी उसने कमजोर आवाज में कहा, क्या ऐसा सच में संभव है? हाँ, बिल्कुल है। अमर को खुद पर बहुत गर्व था। इसके बाद अमर और काले कपड़ों वाला आदमी वहां से निकल गए। उनके जाने के कुछ देर बाद रत्न सिंह ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के साथ कहा, इरा बेटा, यह तुम्हारी सगाई तोड़ने के लिए हमारे पास एक सुनहरा मौका है। वो पहले से ही वजरनाथ सिंह के बारे में सब कुछ जानता था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि संभवतः वजरनाथ सिंह एक युद्ध सम्राट नहीं था। शायद उसने जबरदस्ती युद्ध सम्राट की शक्तियां छोड़ी थी और उसका शरीर पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। यह सही मौका था। इसके अलावा सिंह परिवार में अभी शाही परिवार से इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। इरा ने खुश होते हुए कहा, पिताजी, क्या सच में हम सगाई तोड़ सकते हैं? हम आर्यन, मैं आखिरकार तुमसे छुटकारा पा सकती हूँ। इरा के भाव भयानक थे। वो उस दिन सिंह परिवार की परीक्षा के दौरान मैदान में जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए बेहद दुखी महसूस कर रही थी। मैंने पहले ही सिंह परिवार को सूचित करने के लिए किसी को भेज दिया है, रत्न सिंह ने कहा। उसकी अपनी कुछ योजनाएं थीं। उसे सिंह परिवार से रिश्ता करने में कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि जब उसने मैदान में देखा कि आर्यन के पास ड्रैगन स्लेयर हैं, तो वो थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। संयोग से अमर की उपस्थिति ने उसे आशा की एक किरण दे दी। अमर स्वर्ग संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु का एकमात्र बेटा था। जब तक वो उसके हाथों की कठपुतली होगी तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, चाहे सिंह परिवार हो या फिर फायर ग्लास राजवंश का सम्राट। सिंह परिवार शास्त्र हॉल।
सिंह परिवार का अस्तित्व रहस्यमय युद्ध तकनीकों, युद्ध कौशल के साथ साथ महाद्वीप पर कुछ रहस्यमय स्थानों, वर्जित मैदानों, खतरनाक मैदानों और यहाँ तक कि महाद्वीप के बाहर के स्थानों पर भी था। तो तरंग महाद्वीप 5 उपमहाद्वीपों में बटा हुआ है और हमारा फायर ग्लास शहर दक्षिणी महाद्वीप में मौजूद है, जो 5 महाद्वीपों में सबसे कमजोर है। आर्यन ने फुसफुसाया। वो ड्रैगन्स के बारे में जानकारी खोजने के लिए किताबों को देख रहा था, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। वो किताबों में ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहां ड्रेन्स मिलने की संभावनाएं अधिक हो, लेकिन उसे इसकी जानकारी मिलने की जगह सभी तरह की जानकारी मिल रही थी, जैसे कि कभी कभार आने वाली ड्रैगन प्रजातियों के अलावा बाकी सभी विलुप्त हो चुकी थीं, या फिर कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो ड्रेन्स के नाम पर धब्बा थी। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रेन्स थे जो विशाल खदानों में छिपकर रहना पसंद करते थे और उन्हें चमकीली सोने की चीजें पसंद थीं। कुछ ऐसे विशाल ड्रेन्स भी थे जो नीले गहरे समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए थे, जिन्हें ढूंढना लगभग असंभव था। उनमें से कुछ और भी व्यंग्यात्मक जानकारियां थी, यह कहते हुए कि ड्रैगन मानव रूप में भीड़ में छिपे हुए थे और वो हर समय आपको देख रहे थे। यह देख देखकर आर्यन के सिर में दर्द होने लगा था। इसके बाद उसने एक पुरानी भद्दी सी हेवनली ड्रैगन नामक पुस्तक निकाली, जिसके पन्ने लगभग मुड़कर गलने की कगार पर थे। जब उसने उसकी हालत और अंदर छपी हुई जानकारी देखी तो उसे फिर से निराशा हाथ लगी। मुझे तो लगता है सिंह परिवार के सभी जानकार और लेखक निकम्मे थे, उसने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा। फिर उसने कुछ पुस्तकों को छोड़कर अलमीरा की कतार में रखी सबसे आखिरी पुस्तक को उठाया। ड्रैगन एल्डर द्वारा अपनी यात्रा के दौरान लिखी गई पुस्तक। जब उसने अंदर लिखी गई जानकारी देखी तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि इसमें भी ड्रैगनस से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी, जैसा कि एक बुढ़े आदमी द्वारा लिखे गए उपन्यास से अपेक्षित था। उसके पास भी करने के लिए बेहतर कुछ नहीं था। आर्यन अभी उस ड्रैगन एल्डर को कोस ही रहा था कि उसकी नजर पुस्तक के नीचे छोटे शब्दों की एक पंक्ति पर टिक गई। एक बार आसमान और धरती पर ड्रैगन्स का वर्चस्व था, लेकिन इंसानों के जन्म के साथ ड्रैगन्स का पतन हो गया और धीरे धीरे उन्हें 5 महाद्वीपों से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें महाद्वीपों के बंजर इलाकों में छिपकर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। हालांकि कुछ विशाल ड्रैगन थे जो नहीं गए, लेकिन क्योंकि दलदली पहाड़ों में एक सिंह परिवार का पूर्वज था जो कभी खून का प्यासा हुआ करता था, उसने वीरान पर्वत पर एक ही विचार के साथ सभी जीवित प्राणियों को मार डाला। आर्यन ने गुस्से में कहा, सिंह परिवार का पूर्वज, यह बुढ़ा भी निकम्मा था। भला वो ऐसा कैसे लिख सकता है कि उसने एक विचार के साथ सभी जीवित प्राणियों को मार डाला? यह वीरान पर्वत किस तरह का स्थान है? यह बहुत परिचित लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं सुना है। आर्यन सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। दादाजी के पास जीने के लिए केवल 9 महीने हैं। मुझे एक विशाल ड्रैगन को मारना होगा। मुझे दादाजी को फिर से ठीक करने के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन ब्लड ढूंढना ही होगा। मैं अपने दादाजी को किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। वीरान पर्वत आखिर यह कहाँ है? उसी समय नंदीश शास्त्र हॉल में आया और उसने देखा कि आर्यन के चारों ओर सभी तरह की पुस्तकों का ढेर लगा हुआ था। ये सभी किताबें अलग अलग तरह के अजीब रिकॉर्ड से भरी हुई थीं और कुछ उब गए बूढ़े लोगों द्वारा गढ़ी गई थीं। वो यह कहने से खुद को रोक नहीं पाया, लंबे समय तक इन पुस्तकों में दर्ज चीजें विश्वसनीय नहीं हैं। चाचा जी, आर्यन होश में आया और पूछा, क्या आपको मुझसे कोई काम है? नंदीश ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, राजकुमार रत्नसिंह की हवेली ने हमें कल सुबह आने के लिए निमंत्रण भेजा है। यह क्या बात हुई? अगर उन्हें कुछ काम है तो उन्हें सिंह परिवार में आना चाहिए। हम उनकी हवेली में क्यों जाएं? आर्यन का दिमाग पहले से ही खराब था और यह सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। फिर उसने आगे कहा, मैंने दादाजी को घायल करने के लिए अभी तक शिशुपाल के साथ भी समझौता नहीं किया है, फिर उन लोगों ने हमें बुलाने की हिम्मत कैसे की? वास्तव में नंदीश भी बहुत ज्यादा नाखुश था, लेकिन वर्तमान सिंह परिवार में शाही परिवार के खिलाफ संघर्ष करने की ताकत नहीं थी।
इसके अलावा आज सुबह की सभी परिवारों की सभा के दौरान रत्न सिंह ने कहा था कि सिंह परिवार की सेना ने पिछले कुछ सालों से सुअरों तक को पालने के बराबर योगदान नहीं दिया है। उसने सिंह परिवार की सैन्य आपूर्ति को कम करने का सुझाव दिया था। एक खतरनाक जंग में फायर ग्लास राजवंश की रक्षा के लिए सिंह परिवार की सेना को सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में तैनात किया गया था और उनका सैन्य खर्च पहले से ही कई सेनाओं में सबसे कम था। यह सब इसलिए था क्योंकि सिंह परिवार अभी बहुत कमजोर था, वरना ऐसा नहीं होता। नंदीश ने कहा, आज रात जल्दी आराम करो, कल बेहतर कपड़े पहनना और राजकुमार की हवेली में मेरे साथ चलना। हालांकि आर्यन नाखुश था, सिंह परिवार की खातिर वो फिर भी नंदीश के साथ शाही परिवार में रत्न सिंह के महल तक गया। राजकुमार रत्न सिंह का महल अत्यंत आलीशान था। यह सिंह परिवार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था। वहां नकली पहाड़, छोटे पुल और बहता पानी था। यह बेहद आलीशान नजारा था। यह विशाल और भव्य था, जैसे कि एक स्वर्ग जमीन पर मौजूद हो। इसके अलावा आंगन को व्यवस्थित तरीके से रखा गया था और यह बहुत विशिष्ट था। नंदीश ने उसे नीची आवाज में याद दिलाया, चाहे कुछ भी हो, खुद पर नियंत्रण रखना। आर्यन ने सिर हिलाया, ठीक है। हाँ, कुलपति नंदीश यहाँ है। जल्दी करो, अंदर आओ। एक कारभारी बाहर आया और बोला, महामहिम रत्न सिंह लंबे समय से अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जो व्यक्ति उनका स्वागत करने आया था वो एक कारभारी था। अगर सिंह परिवार पहली की तरह मजबूत होता तो रत्न सिंह कभी ऐसी हिम्मत नहीं करता, लेकिन यह पहली की बात थी। अब सब कुछ अलग था। नंदीश मजबूरी में केवल हंसने के अलावा कुछ नहीं कह सका और कारभारी के पीछे पीछे चल दिया। हॉल में रत्न सिंह ने पहले आर्यन की ओर देखा, फिर नंदिश से कहा, मैं मूल रूप से इस मामले पर चर्चा करने के लिए सिंह परिवार में जाना चाहता था, लेकिन हाल ही में मेरा शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया है, इसलिए मैंने आपको अपने निवास स्थान पर बुलाया। मुझे इसके लिए वास्तव में खेद है। उसने कहा कि उसे खेद है, लेकिन उसका मतलब माफी मांगना बिल्कुल नहीं था। उसका स्वर और नजरें ठंडी और घमंडी थीं। आर्यन इससे बहुत ज्यादा नाखुश था। नंदीश ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम चर्चा कहाँ कर रहे हैं। हमारे लिए तो राजकुमार के महल में आना सम्मान की बात है। मुझे नहीं पता कि राजकुमार क्या चर्चा करना चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ा बताने का कष्ट कर सकते हैं। उसी समय दो लोग पीछे के हॉल से बाहर निकले, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। वो एक परी की तरह सुंदर और अलौकिक थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। राजकुमारी इरा फायर ग्लास शहर की नंबर 1 सुंदरता थी। यह कहना जरूरी नहीं कि वो वास्तव में बेहद सुंदर थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें अनथीन आकर्षण से भरी हुई थीं और उसका शरीर पानी के सांप की तरह था। वो स्वाभाविक रूप से मोहक थी और कोई भी पुरुष उसका विरोध नहीं कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो फायर ग्लास शहर में हर कोई उसको पाने की तमन्ना करता था और वो सभी के सपनों की राजकुमारी थी। हालांकि जब वो हॉल में पहुंची तो उसकी नजरें आर्यन को बुरी तरह से घूर रही थी और उसने तुरंत एक लड़के की बाह पकड़ ली। उसके चेहरे पर तिरस्कार और भी मजबूत हो गया। फिर उसने सीधे कहा, पिताजी, अगर आप यह नहीं कह सकते हैं तो मुझे यह कहने दें। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती नंदीश की भौहें सिकुड़ गई। वो अचानक उठा और उसने गुस्से में कहा, राजकुमार, आपका इससे क्या मतलब है? इरा आर्यन की मंगेतर है, फिर वो कैसे एक पराये मर्द का हाथ पकड़ सकती हैं? वो इतनी अविवेकी कैसे हो सकती हैं? क्या आपने उसे कोई संस्कार नहीं दिए हैं? इरा ने जानबूझकर खुशी और अंतरंगता से भरे चेहरे के साथ अमर का हाथ कसकर पकड़ लिया और जब नंदीश ने ऐसा कहा तो उसने अमर के कंधे पर अपना सिर भी रख लिया। पुरुषों और महिलाओं को शादी से पहले एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए और फिर भी उसने ऐसा किया। इतना ही नहीं, जिसे उसने छुआ वो एक दूसरा पुरुष था। इसका साफ मतलब था कि उसकी नजरों में सिंह परिवार की इज्जत कुछ भी नहीं थी।
इरा को कसकर गले लगाते हुए अमर के चेहरे पर भी एक आत्मसंतुष्टि नजर आ रही थी। फिर इरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कुलपति जी, मेरा मतलब बहुत सरल है, मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। नंदीश को इतना गुस्सा आ गया कि उसके शरीर से युद्धराज की शक्तियां खतरनाक रूप से बाहर निकलने लगी। फिर उसने रत्नसिंह की ओर देखते हुए कहा, सगाई तोड़ने से आप लोगों का क्या मतलब है? इस शादी के लिए सम्राट ने रजामंदी दी थी और ग्रैंड एल्डर ने अपना सिर हिलाया था। फिर भी क्या आप सगाई तोड़ना चाहते हैं? राजकुमार, मैं आज के मामले को एक मजाक के रूप में ले सकता हूँ और कुछ नहीं हुआ ऐसा दिखावा कर सकता हूँ। उसे लगा था चर्चा पर बुलाने का विषय कुछ तो बेकार होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रत्नसिंह वास्तव में सगाई तोड़ने की हिम्मत करेगा और सगाई तोड़ने के लिए उसे अपने महल में भी बुलाएगा। इसे सीधे धमकाना और जबरदस्ती करना कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब था कि उनकी नजरों में सिंह परिवार की कोई अहमियत नहीं थी। इरा के चेहरे पर ठंडे भाव और उसकी आंखों में चमक सब बेहद अहंकारी थी। रत्नसिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजकुमारी इरा ने कहा, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है ताकि आप सम्राट को सगाई तोड़ने के लिए कह सकें। जहाँ तक सिंह परिवार के ग्रैंड एल्डर की बात है, यह आपके सिंह परिवार की समस्या है। चिंता मत करना, सगाई टूटने के बाद मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक मुआवजा दूंगी। नंदीश का शरीर कांपने लगा। उसके शरीर से शक्तियां बेहद खतरनाक रूप से निकलने लगी और सीधे हॉल में मौजूद कुर्सियों को तोड़ दिया। यह लोग सगाई तोड़ना चाहते थे और इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि सिंह परिवार ही सम्राट को बताए। यह सिंह परिवार के लिए एक अपमान था और यह कुछ ऐसा था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। हे भगवान, क्या यह एक अद्भुत युद्धराज हैं? अमर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसके तुरंत बाद अचानक उसके शरीर से भी खतरनाक रूप से युद्धराज की शक्तियां बाहर निकलने लगी और एक भयंकर बाघ की गर्जना के साथ तुरंत उसने नंदीश की शक्तियों को दबा दिया। नंदीश ने गुस्से में कहा, स्वर्ग संप्रदाय के योद्धा जिन तकनीकों और शक्तियों का इस्तेमाल करते थे वो सबसे अलग थी। उनकी आभा किसी भी सामान्य योद्धा के मुकाबले में मजबूत होती थी और उनका शक्तियों का स्तर काफी तेजी से बढ़ता था। अमर ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि तुम सिंह परिवार से हो या फिर बाकी के चारों स्तंभों से। अगर राजकुमारी ने कहा है कि वो सगाई तोड़ना चाहती हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वैसा ही करें जैसा वो कहती है, वरना। फिर अमर ने हंसते हुए आगे कहा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वरना मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा कराऊंगा। बूम! इसी के साथ उसके शरीर से खतरनाक रूप से युद्धराज की उग्र शक्तियां बाहर निकली और सीधे नंदीश की ओर बढ़ गई। बैंग बैंग! नंदीश खुद को स्थिर करने में कामयाब होने से पहले कुछ कदम पीछे हट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आभा अस्थिर थी और उसकी छाती से खून बहने लगा था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अमर, राजकुमारी इरा ने एक छोटी बच्ची के तरह उछलते हुए नाटक किया और अतुलनीय रूप से हंसने लगी। फिर उसने नंदीश की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, कुलपति, क्या आपने अभी उसकी शक्तियां देखी? बस ऐसा ही काबिल योद्धा राजकुमारी इरा का पति बन सकता है। जहां तक आर्यन की बता है। फिर उसने हंसते हुए कहा, बिना ड्रैगन ब्लड के एक कचरे से शादी करना मेरे लिए अपमान की बात की है और उसके पास तो मेरे जूते चाटने की योग्यता भी नहीं है। फिर उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, आर्यन, तुम सिर्फ एक बेकार कचरे का टुकड़ा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? बेहतर होगा कि इसके बारे में भूल जाओ। मुझे अमर पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। इरा ने यह जताने और आर्यन को और ज्यादा गहरी चोट देने के लिए तुरंत अमर को गले से लगा लिया। अमर स्वर्ग संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु का एकमात्र बेटा था। वो उसको ऐसी सभी चीजें दे सकता था जो वो चाहती थी। इसके अलावा उसकी मदद से वो सीधे स्वर्ग संप्रदाय में दाखिल हो सकती थी। क्या आर्यन ऐसा कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं। क्या आर्यन उसे स्वर्ग संप्रदाय के अमूल्य संसाधन दे सकता था? बिल्कुल भी नहीं। आर्यन ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी वर्तमान शक्तियां वास्तव में बुरी नहीं थी,
लेकिन बिना ड्रैगन ब्लड के वो एक कचरे से कम नहीं था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसकी पंसलियां भी टूटी हुई थी और उसकी नसों का जंजाल अस्थिर था, उसके लिए अपने पूरे जीवन में एक युद्धराज बनना असंभव था। फिर वो कैसे एक ऐसे कचरे के साथ अपना पूरा जीवन बिता सकती थी? जब इरा ने आर्यन को शांत देखा तो उसे लगा कि वो अभी सदमे में है, इसलिए वो अपने दिल में बहुत ज्यादा खुश थी। फिर उसने हंसते हुए कहा, अमर, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी शक्तियों के देखकर सदमे में चला गया है? अमर भी शालीनता से हंसा। मैं एक उंगली से इस तरह के कचरे को मार सकता हूं। नंदीश को गुस्सा आ गया, लेकिन आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, चाचा जी, क्या मैं बोल सकता हूं? नंदीश एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने कहा, जो कहना चाहते हो कहो। वास्तव में आर्यन का दम घुट रहा था। वो पहले चुप था क्योंकि ऐसा नंदीश चाहता था, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक उनकी बकवास नहीं सुन सकता था। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर अमर की ओर देखा, फिर राजकुमारी इरा की ओर देखा जो बहुत खुश थी। फिर उसने हंसते हुए कहा, इरा, क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे पास क्या योग्यता है, सिवाय तुम्हारे रूप के और तुम्हारे आकर्षक शरीर के? फिर उसने अमर की ओर देखा। अरे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी बर्फ की तरह शुद्ध है? हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। उसका शरीर पहले से ही मेरी वजह से अशुद्ध है, वैसे यह बिस्तर पर बहुत ज्यादा घातक है। यह बस तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम्हें धोखा दे रही है, इसके दिखावटी रूप पर मत जाना। आर्यन फिर से हंसा और आगे बोला, अय्या बड़े भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम प्यार में पड़ चुके हो? सावधान रहो भाई, यह बीमारी बहुत अजीब और खतरनाक है। आर्यन रत्नसिंह अचानक चिल्लाया। राजकुमारी इरा ने भी एक बिल्ली की तरह बर्ताव किया जिसकी पूंछ कट गई हो और गुस्से में कहा, आर्यन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसी समय अमर ने इरा को छोड़ दिया। उसका चेहरा सख्त हो रखा था। इरा ने जल्दबाजी में कहा, अमर, तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो, वो मुझे फंसा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस जैसे कचरे को कभी पसंद कर सकती हूँ? आर्यन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, बड़े भाई, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उसके घुटनों पर एक नजर डाल सकते हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसके घुटनों पर अभी भी चोट के निशान हैं। उस दिन जब वो मेरे सामने घुटने टेक कर बैठी थी तो वो कोमल रूप से, तुम तो उस मुद्रा को जानते ही होगे है ना? हे, कुछ दिन पहले उसे ग्रैंड एल्डर के दबाव में जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भले ही वो ठीक हो गई हो, लेकिन फिर भी चोट के निशान तो बचे होंगे। आर्यन ने इसी का फायदा उठाया और अमर को भड़काने की कोशिश की। यह सुनकर इरा इतने गुस्से में थी कि उसके आंखें लगभग फटी हुई थी और उनसे दहकते अंगारे निकल रहे थे। फिर उसने आर्यन की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसको बीच से फाड़कर टुकड़ों में बांटना चाहती हो। आर्यन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। वो आर्यन के सामने गंदी चालें खेलने की सोच रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसका भी उस्ताद है। आर्यन ने फिर डरने का नाटक करते हुए कहा, बड़े भाई, क्या आपने इसे देखा? उसके निशानों को उजागर करने के बाद वो मुझे चुप कराना चाहती हैं और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रही है। आह, इरा को इतना गुस्सा आया कि वो लगभग पागलपन के कगार पर थी। फिर उसने अमर का हाथ खींचा और कहा, अमर, सच में ऐसा कुछ नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, तुम मेरा विश्वास करो। आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी और असहाय नजर से कहा, राजकुमारी, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम किसी बड़ी मुर्गी को फंसाने वाली हो। मैं तुम्हें चुपचाप जाने देता, वैसे भी तुम किसी भी मामले में उस तरह की लड़कियों से कम नहीं हो, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें बड़े भाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यह गलत बात है। फिर उसने अमर की ओर देखा। चलो बड़े भाई, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि इतने सालों से सगाई कर चुके जोड़े के बीच किसी तरह का रिश्ता नहीं होगा? उसकी उन आकर्षक आंखों और शरीर को देखो, अगर तुम होते तो क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाते?
मुझे लगता है कि तुम भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? चलो छोड़ो बड़े भाई, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उसके घुटनों की जांच करो। अगर घुटनों पर कोई निशान नहीं हुए तो यह साबित कर देगा कि मैंने जो कहा वो गलत है। अगर निशान हुए तो तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। शायद एक दिन तुम्हारे सिर पर कलंक भी लग सकता है। हाँ हाँ हाँ। नंदीश दंग रह गया। उसने अपने दिल में लगभग उसकी थोड़ी पूजा करना शुरू कर दी और अपने दिल में ठंडक महसूस की। कमाल है, यह मोह लोगों को मार सकता है और उनके दिलों को कुचल सकता है। हाँ हाँ हाँ, आर्यन बेटा मजा आ गया। वो अपने दिल में बेतहाशा हंस रहा था और आर्यन की प्रशंसा कर रहा था। फिर नंदिश ने आग में घी डालते हुए कहा, रत्न सिंह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी बेटी वास्तव में इस तरह की इंसान होगी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो इस तरह का बर्ताव करती है। तुम्हें उसे अच्छे से संस्कार देने चाहिए थे। जब उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी तो फिर उसका भी उन्हें इज्जत देने का कोई फायदा नहीं था। तुम रत्न सिंह को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन का मुंह इतना खतरनाक होगा। अमर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो, मैं निर्दोष हूँ। वो झूठ बोल रहा है, ईरा ने सफाई देते हुए समझाया। अमर की आवाज पहले की तरह अंतरंग नहीं थी और उसने ठंडे स्वर में पूछा, राजकुमारी, अगर यह सच नहीं है तो मुझे अपने घुटने दिखाओ। केवल इसी तरह से तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हो। लेकिन अगर तुम बेगुनाह निकली तो मैं इसे यहीं जान से मार डालूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। आर्यन ने जले पर और ज्यादा नमक छिड़कते हुए कहा, राजकुमारी, उसे दिखा दो, केवल वही तो हमारे प्यार की निशानी है। तुम चुप रहो। ईरा इतने गुस्से में थी कि वो लगभग फटने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके घुटने की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। हालांकि वो इसे समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि आर्यन सब कुछ तोड़ मरोड़ कर इतना उलझा दिया था कि अगर वो इसे समझाएगी तो भी उस पर कोई नहीं करेगा। यह सोच सोच कर उसका गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था और आर्यन के लिए दिल में नफरत इतनी गहरी होती जा रही थी कि वो उसे इसी वक्त आग में झोंक राख कर देना चाहती थी। अमर ने आग्रह किया, राजकुमारी, मुझे देखने दो। अमर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। ईरा अपनी पोशाक को कसकर पकड़े रहने से खुद को रोक नहीं सकी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसे देखने दो। ईरा लगभग पागल हो गई और अपनी पूरी ताकत के साथ आर्यन की ओर भागी। मैं तुम्हें मार दूंगी। आर्यन ने तुरंत डरने का नाटक किया और कहा, क्या तुम अपने ही पति की हत्या करना? चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुम्हारे शरीर के साथ खेलते खेलते थक गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अगर तुम बच्चे को अपने पेट में नहीं रखना चाहती हो तो उसे मुझे दे दो, मैं उसे पाल लूंगा। अमर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी बाजू हिलाई और जाने के लिए मुड़ गया। रत्न सिंह उसे रोकना चाहता था, लेकिन ईरा के बर्ताव ने उसे हिलाकर रख दिया था। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, ईरा, खुद को संभालो। इसके बाद अमर हॉल से बाहर निकल गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखे बिना राजकुमार रत्न सिंह की हवेली से निकल गया। उसका चेहरा गुस्से से भर हुआ था। नहीं नहीं अमर, यह सब झूठ था। ऐसा कुछ नहीं है, अमर को जाते देख। ईरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और दांत भींचते हुए चिल्लाकर कहा, आर्यन, मैं तुम्हें मार दूंगी। आर्यन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने कहा, तो फिर क्यों रुकी हुई हो? इससे पहले ईरा आर्यन की ओर एक भी कदम आगे बढ़ा पाती। नंदीश के शरीर से युद्धराज की शक्तियां बाहर निकली और सीधे ईरा को दूर उछालकर फेंक दिया। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, रत्न सिंह, अपनी बेटी को संभाल कर रखो। अगर तुम उसे अनुशासन नहीं सिखा सकते तो मजबूरन मुझे उसे अनुशासित करना पड़ेगा। उसकी आवाज बुलंद थी और युद्धराज की शक्तियां पूरे हॉल में असामान्य रूप से भर गई थी। रत्न सिंह के दिल में गुस्सा बढ़ता रहा, लेकिन वो अपना बचाव करने में असमर्थ था। ईरा का समर्थन करते हुए उसने आर्यन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अगर तुम सगाई तोड़ना नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो।
नहीं, आर्यन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, राजकुमार, मैं सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रत्न सिंह ने आंख मूंद ली और कहा, और वो क्या है? आर्यन ने ईरा की ओर देखा और एक बुरी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी को 3 दिन और 3 रात मेरे साथ रहने दो, उसके बाद मैं तुरंत सगाई तोड़ दूंगा। आर्यन के कहने का मतलब साफ था, वो प्यार नहीं था, वो जो चाहता था वो शरीर था। इसका मतलब ईरा की कुलीनता और उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। आर्यन, तुम? रत्न सिंह का गुस्सा आसमान की ओर बढ़ गया। ईरा ने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, उसे मार डालो, मार डालो। आर्यन शालीनता से हंसा, अगर आप इससे सहमत नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी अगले 3 साल बाद वो मेरी बन जाएगी। उस समय मैं उसके साथ जितने दिन चाहूं उतने दिन खेल सकता हूं, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ खेलना कानून के खिलाफ नहीं है। हा हा हा। चाचा, चलो। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ रोजवर्स पर। भाई लोग, क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।